Hello everyone, welcome back to new video. So in this video we will discuss the anatomy and physiology subject. Okay, so anatomy physiology subject में हम पढ़ेंगे जो है बेसिक सेल से शुरू करेंगे, फिर जो सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जैसे नर्वस सिस्टम और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं. सो बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की. ठीक है, तो एनाटॉमी का जो टर्म है एनाटॉम से आया था, जिसका मतलब है टू कट अप. बेसिकली किसी चीज़ को काट के देखना है ना. इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी. बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं. और अगर बॉडी का फंक्शन स्टडी करना हो, नॉर्मल फंक्शन कैसा रहेगा बॉडी का या हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी. ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ और टर्म भी है जैसे कि ग्रॉस एनाटॉमी. ठीक है, तो ग्रॉस एनाटॉमी क्या है, हम डाइसेक्शन कर रहे हैं बट माइक्रोस्कोपी नहीं कर रहे, हम ग्रॉसली उसे देख रहे हैं. बेसिकली ऊपर से ही उसे देख रहे हैं. मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं इसलिए इसे, है ना. जैसे ग्रॉसिंग रूम में आपने देखा होगा हिस्टोलॉजी में, जहाँ पे टिश्यू सेक्शन रिसीव होते हैं और काट काट के लोग सीखते हैं, डॉक्टर देखते हैं. ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी. इट इज़ द स्टडी ऑफ एनाटॉमी एट विजिबल और मैक्रोस्कोपिक लेवल. ठीक है, तो दिस इज नोन एज ग्रॉस एनाटॉमी. अब बात करते हैं सरफेस एनाटॉमी की. तो सरफेस एनाटॉमी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ बॉडी एंड इट्स रिलेशन टू डीपर स्ट्रक्चर. ओके, बेसिकली एक्सटर्नली हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा पेक्टोरल गर्डल है, यानी कि शोल्डर वाला जो एरिया है वहाँ पे कुछ मतलब बल्जीस है, तो वी नो दैट कि वहाँ पे पेक्टोरल गर्डल है ना. या फिर हमें पता है कि एंटी क्यूबाइटल फोसा कहाँ पे है, वहाँ पे हमें वेन इजीली मिल जाएगी अपनी, है ना, काम की. तो इस तरह के जो लैंडमार्क्स हमें पता होते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे ये चीज़ होगी. जैसे डॉक्टर जब अस्कल्टेशन करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है ना, तो उसे सुनना होता है हार्ट का साउंड, है ना. तो अगर उसे सरफेस एनाटॉमी बिल्कुल नहीं पता होगी, वो लैंडमार्क पता नहीं होंगे कि हार्ट कहाँ पे है, तो उसे बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि स्टेथोस्कोप कहाँ लगाना है. ठीक है, तो वो चीज़ हमें सारी चीज़ें बता दी सरफेस एनाटॉमी. इसके लिए बॉडी के लैंडमार्क्स होते हैं कि कहाँ पे किस किस रीजन पे कौन सी वर्टेब्रा है और वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर लाई करता है. ठीक है, जैसे कि हमें पता है एब्डोमिनल एरिया है वो चेस्ट और पेल्विस के बीच में होता है. ठीक है, तो कॉमन सेंस है ये, अब हमें ढूंढना नहीं है उसे, है ना. तो इस सारी चीज़ों को बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी. ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है, जैसे यहाँ पे ग्रॉसिंग में हमने देखा था वो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी थी. माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज़ नथिंग बट हिस्टोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स, जिसे हम काट के माइक्रोस्कोप पे देखते हैं माइनर लेवल पे, है ना. सेल्स का पैटर्न देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं. ठीक है, अभी आता है पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी की कैसे हमारी बॉडी नॉर्मली काम करती है, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है ना, वो कवर होता है हमारा फिजियोलॉजी में. पैथोलॉजी इंक्लूड हो गया था यहाँ पे, मतलब कुछ उसमें डिस्टर्बेंस आ गई, कुछ अफेक्ट हो गया सिस्टम, है ना. तो पैथोलॉजी, सपोज कोई इन्फेक्शन अफेक्ट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी. जो नॉर्मली चल रहा था हमारा रिदम, वो मतलब गड़बड़ हो गया ड्यू टू सम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी. तो अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको आइडिया लगे, है ना. तो व्हाट इज़ द टर्म फॉर डिसरप्शन और इंटरफेरेंस ऑफ टिपिकल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस और स्ट्रक्चर. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे नॉर्मल था फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल चीज़ें चल रही है, बट वहाँ पे इंटरफेरेंस या डिस्टर्बेंस आ गया, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी. ठीक है, अभी पढ़ा है. ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करिए. ये सारे MP ग्रुप 5 के क्वेश्चन है मोस्टली. ठीक है, कुछ अदर एग्जाम्स के भी हैं. विच एनाटमी इज द स्टडी ऑफ लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, दोज विजिबल विदाउट द एड ऑफ मैग्निफिकेशन. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटमी. ठीक है, बेसिकली बिना मैग्निफिकेशन के देख रहे हैं, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप. लार्ज स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब बड़े बड़े ऑर्गन्स भी देख सकते हैं काट के, डायसेक्शन जरूरी है, बट उस चीज़ को बोलते हैं ग्रॉस एनाटमी. ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रॉस एनाटमी इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज. ठीक है, तो ग्रॉस एनाटमी को किस और नाम से जाना जाता है, तो मैंने बताया था ग्रॉस एनाटमी में क्या है, बाहर बाहर से देखना होता है विदाउट द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप नहीं है तो मैक्रोस्कोप होगा. ठीक है, तो दिस इज़ मैक्रोस्कोपिक एनाटमी आंसर. ओके, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी क्या है, हिस्टोलॉजी है. तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. हाँ, अभी व्हाट इज़ द नेम ऑफ फील्ड दैट स्टडीज़ हाउ बॉडी सरफेस फीचर
एंड इंटरनल स्ट्रक्चर रिलेट्स टू वन अनदर। अगेन MP ग्रुप 5 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैंने बताया था बॉडी के सरफेस फीचर अगर इंटरनली से हमें कोरिलेट करना है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। हमें पता है कि ये जो शोल्डर ब्लेड है हमारी पेक्टोरल कडल है वो कहाँ पे है ना, वहाँ पे क्लेविकल ज़रूर होगा, वहाँ पे स्कैपुला ज़रूर होगा, तो वी नो इट, है ना। तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर को वो लगाना है स्टेथोस्कोप, तो उसे हार्ट की लोकेशन कैसे पता लगी, उसे लैंडमार्क्स पता है बॉडी पे कि लगभग कहाँ पे क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो वो सरफेस एनाटॉमी है। सरफेस फीचर से हम अंदर के स्ट्रक्चर का आइडिया लगा रहे हैं कि वो कहाँ पे है, उसका साइज़ उतना ही है या बड़ा है, जैसे स्प्लीन लोग चेक करके देख लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। अब बात करते हैं सेल पे, ठीक है। बेसिक हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ये सब समझ लिया। अब सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कंसिडर्ड लिविंग, ठीक है। जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का तो शुरू तो एटम से ही हो जाता है, एटम, मॉलिक्यूल, है ना। बट जो लिविंग एंटिटी है वो हमारी सेल है, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। दीज आर नॉन लिविंग, एटम, मॉलिक्यूल। भले ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत मॉलिकुलर लेवल से शुरू होता है, ठीक है। तो सेल से शुरू है, जैसे लिविंग माना गया। इस सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बाहर, ठीक है, इंक्लोजिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स। ये हैं गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। सस्पेंडेड है ना वाटरी फ्लूइड, ये एक फ्लूइड में तैरते रहते हैं जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और एक, ठीक है। तो दिस इज सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। प्रो का मतलब पुराना बोल सकते हो आप, है ना, जो वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। तो ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स में यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। कैरियोट का मतलब, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब, कहने का क्या मतलब है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होगा उसका, जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर होगा, मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, सारे स्ट्रक्चर अच्छे से होंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। जो ट्रू सेल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स, उसमें मेम्ब्रेन होगी, डबल लेयर होगी मोस्टली केसेस में, ठीक है। तो जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। सेल डिवीजन जो कॉमनली होगा वो बाइनरी फिजन होगा इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली होती है ना बैक्टीरिया वाली, ये सब होती है ना, जो उतनी डेवलप्ड नहीं है। बट हमारे जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल है, जो प्लांट सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है ना। तो दे हैव द ट्रू प्रॉपर्टीज़। तो उसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस, एडवांस जो डिवीजन वाले मेथड है वो होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। सेल से बॉडी बन रहा है तो, ठीक है। बात हुई थी एटम से लेके, फिर मॉलिक्यूल्स बने, मल्टीपल्स एटम अलग अलग चीज़ के, है ना। फिर सेलुलर लेवल पे बात हुई जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी है ना, ये ज़रूर याद रखना है। उसके बाद टिश्यू बना, फिर टिश्यू कैसे बना, जब एक तरह के सेल सिमिलर फंक्शन करें, है ना। ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन इज अ नोन एज टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू से फिर वही चीज़ सेम करी तो ऑर्गन बन गया, ठीक है। ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बन गया, और जो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हो गए जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, तो वो बना दिया ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इस तरह से सेल से लेके बॉडी बना हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट साइंटिस्ट अग्री इज़ अलाइव, ठीक है। अब बच्चे जो बेसिक पढ़ के जाते हैं बहुत, वो सोचते हैं यार एटम से ही शुरू हुई थी कहानी सारी ऑर्गेनाइजेशन की, 7 पार्ट या 6 पार्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। बट नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि अलाइव भी होनी चाहिए वो चीज़, तो वो आएगी सेल्स। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्स के अंदर जो भी चीज़ें, तो बाहर से अंदर जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल की आउटर कवरिंग जो रहती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड बाइलेयर, यानी कि लिपिड है ये, जैसे ये लिपिड है, उनके 2 लेयर है, एक ये रही एक ये रही, ठीक है। तो 2 लेयर है। विद एम्बेडेड प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स
इसमें घुसे हुए हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और जो मॉडल, प्रॉपर मॉडल था, उसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिसके द्वारा इस तरह से एक्सप्लेन किया गया था कि कुछ इस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, फिर यहाँ पे अंदर न्यूक्लियस और सारी चीज़ें होंगी, ये गोल हो गई है ना। तो ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। और कुछ कुछ सेल्स में, जैसे एंडोथेलियल सेल्स हैं, उसमें ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक है। इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय ग्लाइकोकैलिक्स, मोस्टली प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करो। विच इज़ एन एक्सट्रीमली प्लाएबल, मतलब होता है लचीला, स्ट्रक्चर कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ बैक टू बैक फॉस्फोलिपिड, बेसिकली ए बाइलेयर, है ना। कौन सा स्ट्रक्चर है जो बाइलेयर है ना, एक फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है ना, मतलब 2 लेयर है उसमें। तो अभी हमने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, तो अनदर स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड, बेसिकली उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये भी डबल बाइलेयर होती है लिपिड से। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंटेन्स अ सेल डीएनए, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन, जिस पे ये डीएनए, जैसे सपोज हिस्टोन ऐसा होता है, ठीक है। अब डीएनए तो कॉइल्ड वाला रहता है ना, तो वो ऐसे ऐसे लिपटा होता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये रहता है एंड इज ऑफन कॉल्ड सेल्स कंट्रोल सेंटर। तो न्यूक्लियस तो कंट्रोल सेंटर, ये सारा जो इंफॉर्मेशन रहता है डीएनए के अंदर ही तो रहता है, तो और वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और ना न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा बॉडी आपको और देखने को मिलता है, उससे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसमें क्या है, राइबोसोम का बायोजेनेसिस होता है, बेसिकली राइबोसोम प्रोडक्शन होता है और वो बाहर फिर निकलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करें, अब देखो मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया, बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, ठीक है। साइटोप्लाज्म मतलब जो वाटरी सब्सटेंस रहता है इन द सेल, ठीक है। इट इज़ अ वाटरी फ्लूइड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, कंटेन्स अ नंबर ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स की बात हो रही है, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लस डिपॉजिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, पिगमेंट्स एक्सेट्रा, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती है साइटोप्लाज्म में। और सारी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रहती है सेल का, वो साइटोप्लाज्म में ही होता है मोस्टली। अब बात करते हैं जो ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि जो उस वाटरी फ्लूइड में जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उनके बारे में हमें क्या क्या याद रखना है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें तो उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बिकॉज वो एटीपी फॉर्म करता है, ठीक है। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी तो एटीपी टूट के एनर्जी रिलीज़ करेगी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये भी पूछ सकता है। एंड ऑल्सो स्पेशल थिंग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कि इट हैज़ इट्स ओन डीएनए, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए था, इसके पास भी एक अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसके अंदर, ठीक है। अभी ये आया कहाँ से, ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइम से आया है ना, क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने जो यूकैरियोटिक सेल हमारे जो पहले पुराने ज़माने के रहे होंगे, है ना, जब हम स्मॉलेस्ट लिविंग फॉर्म थे, तब इन्होंने मतलब कुछ बैक्टीरिया से इनगल्फ करे, ठीक है। उन बैक्टीरिया के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ करता था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है ना, तो इसलिए इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स आर द फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। मैंने बताया था न्यूक्लियोलस वगैरह रहता है ना, और न्यूक्लियर एनवेलप पे भी राइबोसोम्स दिखते हैं आपको, ठीक है। वो कहाँ से आते हैं, वो अंदर से ही तो आते हैं न्यूक्लियोलस से। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, वो रफ इसलिए बोला गया है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है, दैट इज़ वहाँ पे राइबोसोम चिपके हुए हैं बाहर, है ना, इस तरह से। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक तरह से प्रोटीन फैक्ट्री है, वो प्रोटीन बनाती है और उसे सेल के बाहर भेजती है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ठीक है।
स्मूथ, ये सब ऑर्गेनेल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर किसी का कुछ ऐसा होगा, है ना, राइबोसोम्स है तो गोल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा होगा। तो ये आप सेल का जब स्ट्रक्चर देखेंगे आगे जो दिखा है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है क्योंकि उस पर राइबोसोम नहीं है ना। तो इट इज़ द डिवॉइड ऑफ राइबोसोम ग्रेन्यूल्स, ठीक है। सिंथेसाइजेस द लिपिड, ग्लाइकोजन एंड स्टेरॉयड हार्मोन, इससे क्वेश्चन आया था, याद रखना, लिपिड, ग्लाइकोजन, स्टेरॉयड हार्मोन। एंड ये एसोसिएटेड भी होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स से, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि राइबोसोम का काम है, तो वो क्या करेगा, इट इज़ अ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ओके, एंजाइम्स या हार्मोन्स जो कि प्रोटीन है मेनली, ठीक है, दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड टू बी यूज्ड बाय अदर सेल ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है हमारा गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। तो इट इज़ द सुप्रा न्यूक्लियर ऑर्गेनेल, यानी कि ये न्यूक्लियर के आसपास रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है। जैसे पोजीशन जो है न्यूक्लियस की है तो ये इधर या इधर ऐसे करके रहेगा, है ना। तो इट इज़ अ साइट ऑफ प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन। तो अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बना के रिलीज़ कर दिया उसको ये पैक और प्रोसेस करेगा, ठीक है, और सिक्रीट कर देगा बाहर बाई प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। गोल्गी बॉडी को क्या है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं हम, ठीक है, बिकॉज ये पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग का काम करता है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स अलाउ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन हमने पढ़ा था, तो वो क्या बनाता है, वो हमारा बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे उनके फंक्शन से, ठीक है। ये भी आपका एमपी ग्रुप 5 का ही क्वेश्चन है। ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है जो कि एज अ डिटॉक्सिफायर काम करता है विद इन द सेल, ओके। अब बात करते हैं विच स्ट्रक्चर विद इन द सेल प्रोड्यूसेस द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी, ठीक है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल सेल स्ट्रक्चर टिपिकली ऑल्सो हैज़ अ डीएनए इन इट, मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का एक डीएनए भी होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अदर ऑर्गेनेल्स इंक्लूड लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑटोलिसिस होता है ड्यू टू हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इट इज़ अ क्लास ऑफ एंजाइम विच डिग्रेड्स थिंग्स, है ना। दे कंटेन्स वेराइटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइसोसोम्स है वो एक सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। अबंडेंट लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं किसमें, फेगोसिटिक सेल में। सपोज एक फेगोसिटिक सेल है जो कि खा लेता है किसी बैक्टीरिया को, उसके अंदर ये लाइसोसोम बहुत सारे हैं। तो सोचो उस बैक्टीरिया का क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर तो एंजाइम होते हैं जो सेल के मटेरियल को भी खा सकते हैं, तो वो बैक्टीरिया को भी खा जाएंगे बेसिकली या मार देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, ठीक है। सेल के अंदर जो उसका पूरा मेंटेन करके रखता है शेप वगैरह, वो साइटोस्केलेटन होता है। जैसे कि एक्टिन जो मसल वाली सेल्स होती है उसमें एक्टिन होता है, माइक्रोफिलामेंट्स का एग्जांपल है वो, है ना। दीज आर पार्ट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल। क्रोमोसोम का मूवमेंट जब डिवीजन में होता है ना, एंड इन सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन जो कि सेल के अंदर जो भी गतिविधियाँ चल रही है, मूवमेंट हो रही है, जैसे क्रोमोसोम की मूवमेंट कब होगी, जब सेल डिवाइड करने वाला होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे सेंट्रियोल होते हैं सेल्स के अंदर जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं, है ना। जब सेल को डिवाइड होना होता है ऐसे करके, मतलब एनाफेज में सारे में स्पिंडल फाइबर और वो सब चीज़ें अरेंज हो जाती है ना। बेसिकली साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए हमें ये सेंट्रियोल की ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं है तो हमारा साइटोप्लाज्म प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो पाता, ठीक है। और जो जैसे मेंटेन करना होता है हमें स्ट्रक्चर ना, तो वो भी साइटोस्केलेटन पे डिपेंड होता है, ठीक है। कि कोई सेल मतलब बिल्कुल वैसे झिल्ली नुमा रह रहे, है ना, उसका कुछ एक प्रॉपर शेप हो, जैसे आरबीसी का शेप वैसा होता है ना,
ठीक है। तो दिस इज साइटोस्केलेटन। ठीक है, अभी सेल को अगर मरना हो, है ना, एक प्रॉपर तरीके से, तो उसे हम प्रोग्राम सेल बोलते हैं अपोप्टोसिस। जैसे उसकी एज पूरी हो गई है ना। लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी कौन सी है? ओवम। जो फीमेल के अंदर ओवम रिलीज होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट सेल। अब बात करते हैं टिश्यू की। ठीक है, टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो बेसिकली एक सेल का ग्रुप है, ठीक है, वो एक सिमिलर फंक्शन कर रहा है। जैसे उसका फंक्शन है सपोज ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन पहुंचाने वाला एक टिश्यू बन गया। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, इसी तरह से 3 से 4 इंपॉर्टेंट टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू या नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू रहता है ना, वो प्रोटेक्शन उसका मेन फंक्शन रहता है, और वो आउटर लेयर ऑफ स्किन हो गया, है ना, जैसे कि एपिडर्मिस हो गई, तो उस पर एक एपिथेलियल टिश्यू रहता है ना। ऑर्गन्स की लाइनिंग हो गई, जैसे कि एंडोथेलियल लाइनिंग होती है ना ब्लड वेसल के अंदर, है ना, जैसे ये ब्लड वेसल है तो अंदर जो लाइनिंग है वो एंडोथेलियल लाइनिंग है। ठीक है, तो वो सब रहता है एपिथेलियल टिश्यू। मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन इसका। ठीक है, उसी तरह से अलग 2 सेकंड टाइप का टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, विच कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है मोस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि स्किन हो गया, स्किन ने क्या है, पूरे को बॉडी को कवर कर रखा है, एक तरह से कनेक्शन का काम कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, वरना हमारी बोन्स कहीं इधर उधर गिरी होती हैं, है ना। बोन हो गई, स्किन हो गई, टेंडन, ब्लड भी देखो पूरे में फ्लो होता है ना, हर जगह न्यूट्रिशन दे रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, मसल टिश्यू में क्या है? प्रोड्यूसेस मूवमेंट थ्रू इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल टिश्यू में क्या है? ऐसे सेल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिन बताया था मैंने, साइटोस्केलेटन में एक्टिन वाला बताया था, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक तरह का। ठीक है, तो इस वाले सेल्स में ये एक्टिन ज़्यादा होगा। ठीक है, मसल टिश्यू वाले में। ठीक है, और साइटोस्केलेटन है, वो साइटोस्केलेटन का पार्ट है ना, तो वो मूवमेंट को अंजाम दे सकता है कि मसल मूव करेगा तो हमारी बॉडी का जो भी जॉइंट है या ऑर्गन है, जैसे हाथ हिलाना, तो बेसिकली वो मसल मूवमेंटों पे और बोन मूवमेंट पे डिपेंड करता है ना। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल। ठीक है, हार्ट, दिल धड़क रहा है, कार्डियक मसल स्क्वीज कर रही है, फैल रही है ना, पेट से खाना अंदर जा रहा है, ओसोफेगस से अंदर जा रहा है नीचे, है ना, तो अपने आप हो रहा है स्मूथ मसल। हम जिम कर रहे हैं तो स्केलेटल मसल। ठीक है, तो ये सब आता है मस्कुलर टिश्यू के अंदर। अभी बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। ठीक है, नर्वस टिश्यू फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, उसमें नर्वस टिश्यू रहता है। इट बेसिकली रिस्पॉन्ड करता है वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलाई, है ना। मेरा हाथ जल गया, गर्म हुआ, ब्रेन ने सिग्नल दिया हाथ हटाओ, तो हाथ हट गया। अब बात करते हैं हम, देखिए सेल और टिश्यू हमने कवर कर लिया। बात करते हैं जो नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, 3 प्लेन में हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, या देख सकते हैं। जैसे कि एक हो गया हमारा कोरोनल प्लेन। ठीक है, तो एंटीरियर, मतलब एंटीरियर होता है आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। ठीक है, ये वाली जो है ये कोरोनल प्लेन है, ये जो ब्लेड ऐसे जा रही है ना, तो उसको डिवाइड जो करेगी, फ्रंट और बैक को जो डिवाइड करेगी, वो होती है कोरोनल प्लेन। ठीक है, सजाइटल प्लेन कौन सी होती है? जो लेफ्ट और राइट में मतलब 20 से कर दिया, जैसे एक फीमेल का पार्ट इधर गिरा, एक उधर गया। ठीक है, तो सजाइटल बोलेंगे। LSR कॉमन फॉर्म है, लेफ्ट टू राइट में डिवाइड करेगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट पे मिड लाइन से। अगर इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है तो मिड सजाइटल बोला जाएगा, अगर अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो पैरा सजाइटल बोलते हैं इसे। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन में क्या है? ऐसे ही काट दिया, इस तरह से जो सेक्शन लिया उसे बोलते हैं एक्सियल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, ये अपर एंड लोअर बॉडी को सेपरेट करता है, अपर एंड लोअर। तो इस तरह से 3 प्लेन में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं, ये पोजीशन है, जैसे ये ऊपर को दिख रहा है तो सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, नीचे को दिख रहा है तो प्रोन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो एनाटॉमिकल वर्ड होते हैं ना, वो बने होते हैं 3 चीज़ों से। प्रेफिक्स हो गया जो आगे लगता है, सफिक्स हो गया जो पीछे लगता है, रूट वर्ड मतलब उसे बोलते हैं जो किसी से, जिसकी जड़ें हों बेसिकली, उससे रिलेटेड कोई वर्ड
रियल में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। जैसे एंजियोग्राफी हो गया, एंजियोसार्कोमा हो गया। तो जो एंजियो वर्ड है, एंजियो का मतलब बेसिकली होता है वेसल एक तरह से, है ना, तो वो एज अ प्रेफिक्स लग गया, ठीक है। एब्डोमिनल, एब्डोमेन जो नॉर्मल वर्ड है ना, एब्डोमेन, तो उससे आ गया एब्डोमिनल, तो वो एक रूड वर्ड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सेंटेसिस मतलब पंक्चर ए कैविटी टू रिमूव फ्लूइड, ठीक है। पैराकार्डियोसेंटेसिस है ना, एमनियोसेंटेसिस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव करना, ठीक है। तो ये ऐसा सफिक्स लग गया। तो इसी पे क्वेश्चन आया था सफदरजंग एग्जाम में। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एनाटॉमिकल टर्म्स आर नॉट मेड ऑफ विच ऑप्शन, ठीक है। किससे एनाटॉमिकल टर्म नहीं बने होते? तो प्रीफिक्स मैंने पढ़ा था, सफिक्स पढ़ा था, रूट वर्ड पढ़ा था, बट सेल एक था जो हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। और ये जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत बच्चों ने पहली बार पढ़ा था। अब ठीक है, अब हमने सारा बेसिक पढ़ लिया, सेल पढ़ लिया, टिश्यू पढ़ लिया, है ना, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑर्गन सिस्टम पे, ठीक है। जो इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम होते हैं जैसे नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, तो उन सब के बारे में पढ़ना है। इसमें एक मिसिंग है, क्या आप बता सकते हैं मुझे कौन सा मिसिंग है इसमें? ठीक है, देख के बताइए फटाफट, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं, अब अपना देख के आंसर करिएगा। शुरू करते हैं हम खाने से शुरू करते हैं। इंसान खाने के लिए ही ये सारी पढ़ाई कर रहा है, तो जो खाने को पचाता है बेसिकली वही सिस्टम हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन इज़ व्हाट कॉम्प्लेक्स फूड है। सपोज हमने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, पिज़्ज़ा खाया, उसे वो बहुत कॉम्प्लेक्स फूड है ना, तो उसे जो सिंपलर अब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जो न्यूट्रिटिव फॉर्म में जो भी हमें मिला उससे, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो भी विधि है उसे डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एसेसरी भी बोल सकते हो, सेकेंडरी भी बोल सकते हो। तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या आ गया आपका? माउथ आ गया, इसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, ठीक है। बेसिकली दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एसेसरी मतलब मदद करने वाले ऑर्गन, जैसे दांत चबाने के काम आ गए। टंग क्या है? उस मतलब फूड की मूवमेंट और टेस्ट के काम आ गया, है ना। सलाइवरी ग्लैंड क्या है? सलाइवरी ग्लैंड प्रॉपर डाइजेशन का काम आ गया, जैसे सलाइवरी एमाइलेज रहता है उसमें, है ना, और एक वेट कंसिस्टेंसी लाने के काम हो गया। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, जैसे कि पेनक्रियाटिक जूस हो गया, वो डाला तो वो सबसे डाइजेशन इम्प्रूव हुआ। लीवर से बाइल आ गया, है ना, बाइल आ गया तो फैट के डाइजेशन के लिए हेल्प मिली। गॉल ब्लैडर ने वो बाइल स्टोर कर लिया। तो ये सब असेसिव डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, वो ये सारे मेनली है, ठीक है। तो माउथ से शुरू करते हैं, माउथ से, जिसे हम वक्कल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन है माउथ का ईटिंग, खाना, सिर्फ खाना है, इंजेक्शन करना है, चबाना है, ठीक है, टेस्ट लेना है। टेस्ट बड याद कर लो सारे, अंदर का रहता है जो सबसे कड़वा रहता है, बाहर का सबसे मीठा रहता है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्टी रहता है, यहाँ पे सावर मतलब खट्टा रहता है, और यहाँ पे इधर सॉल्टी रहता है। तो ये याद कर लो, सबसे अंदर की तरफ जो है कड़वा लगेगा चीज़ वहाँ पे, क्योंकि कड़वे वाले टेस्ट वर्ड है, ठीक है। बाहर जो टिप पे है, जैसे आइसक्रीम टिप से खाते हैं ना, तो वो मीठी लगेगी हमें, ठीक है। तो उस तरह से रहता है जो हमारा टेस्ट वर्ड है, ठीक है। और जो फ्रेनुलम है, जॉइंस द टंग्स टू द फ्लोर ऑफ कैविटी, तो बेसिकली ये टंग है वो जिससे कनेक्टेड रहती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेनुलम। एंड ट्रांसफ़र ऑफ फूड माउथ का ही काम होता है। बोलस बोलते हैं चबा हुआ फूड एज बॉल। तो बोलस क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि बॉल से रिलेटेड है। चबा के हम मतलब जब हम खाना चबा लेते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे जो बॉल्स बन जाते हैं जो कि ना सलाइवा से मिक्स हो चुके होते हैं टू द एसोफेगस बाई स्वेलिंग, तो हम निकल जाते हैं उसे। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में समझ लो। मेजर ग्लैंड होती है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, ठीक है। ये 3 ग्लैंड होते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, बेसिकली जो सलाइवा हमारा सिक्रेट करती हैं, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड्स आर द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, बट वो सिर्फ 20% ऑफ सलाइवा कंट्रीब्यूट करती है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो 70% सलाइवा देती है हमें। दिन का कम से कम 1 लीटर से ज़्यादा सलाइवा बनता है हमारे माउथ के अंदर, ठीक है। एंड सबलिंगुअल 5 to 10% के रहता है, ठीक है।
तो ये अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है कि कौन सी सलाइवरी ग्लैंड कितना सलाइवा बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। और सलाइवा का मेन रोल क्या है, सलाइवरी अमाइलेज रहता है उसके अंदर, जिससे स्टार्च का डाइजेशन होता है, ठीक है। अदर कुछ एंजाइम्स भी रहते हैं और एक वेटनेस वाली कंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं फूड को, वरना फूड जो हम खाते हैं, रोटी खाई तो वो ड्राई है एकदम, है ना। तो जो कंसिस्टेंसी आएगी जिससे बोलस बनेगा वो सलाइवा से भी आती है, ठीक है। अब फूड स्वैलोइंग, जो हम निगल जाते हैं चबाने और सलाइवेशन के बाद, डिग्लूटिशन उसे बोलते हैं हम, डिग्लूटिशन, ठीक है। तो बेसिकली अब इसे समझो, एक होता है फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस, एक होता है विंड पाइप जो कि ट्रैकिया तक ले जाता है, उसे बोलते हैं हम लैरिंग्स, ठीक है। ईसोफेगस कहाँ ले जाता है, स्टोमक, ठीक है। अब एक चीज़ होती है फेरिंग्स, जो कि फूड को ईसोफेगस में जाने देता है और एयर को ट्रैकिया में जाने देता है, जबकि ये होता कॉमन है। जैसे कि ये है हमारा फेरिंग्स, है ना। अभी इधर ये आ गया लैरिंग्स और इधर ये चला गया ईसोफेगस। ये है एक चीज़ एपिग्लॉटिस। अब खाना इधर से आया तो ये क्या है, ये बंद हो जाता है, तो लैरिंग्स वाला पार्ट बंद हो गया, ये फूड चला गया उसमें ईसोफेगस में और ये फिर से खुल जाता है, ठीक है। ये थोड़ा मस्कुलर है ना, जैसे रबड़ का बना हो, है ना। खाना आया, ये क्लोज हो गया लैरिंग्स वाला, वरना ट्रैकिया में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से द फ्लैप ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लॉटिस स्टॉप फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जो चीज़ है जो कि खाने को ट्रैकिया में जाने से मतलब रोकता है या लैरिंग्स में जाने से रोकता है, तो आप बोलोगे एपिग्लॉटिस, ठीक है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं सलाइवा के अंदर, मैंने बताया था सलाइवरी अमाइलेज, जिसका पहला नाम था टाइलिन, ठीक है, पुराना नाम। अभी ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। बेसिकली डाइजेशन का सिंपल मतलब होता है जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसे सिंपल फॉर्म में बदलना, ठीक है। तो लिंगुअल लाइपेज हो गया, माल्टेज हो गया, ये सब सलाइवरी मतलब एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो इवेंचुअली माल्टोज क्या है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना। तो इसी तरह से आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब निकल विकल लिया तो अब क्या है, मूवमेंट नीचे होगा, ठीक है। तो ईसोफेगस से, सपोज ये पाइप नुमा ईसोफेगस है, उससे आपका फूड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स लगता है, यहाँ पे रिलैक्स होता है, तो इस तरह से मूवमेंट इस तरह से बढ़ता जाता है। इसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये याद रखना है। फूड मूव्स थ्रू द ईसोफेगस बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद क्या है, स्टोमक में आ गया। स्टोमक में क्या है, एसिड वगैरह रहता है जिससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो इन ह्यूमंस स्टोमक हैज़ 4 पार्ट, ठीक है, 4 पार्ट होते हैं। कार्डिया बोलते हैं इसे, कार्डियक रीजन, यानी कि ये बेसिकली हार्ट के नियर बाई रहता है, तो इससे एसोसिएटेड है कार्डियक रीजन। फंडस रहता है, फंडस में एयर रहती है गाइस, याद रखना। इसमें आपको एयर मिलेगी जब आप एक्सरे पे देखेंगे, ठीक है। बॉडी जो रहती है मेन सबसे ज़्यादा पार्ट है, यहीं पे सारा काम रहता है डाइजेशन का। यहाँ पे रुगे होते हैं, RUG, बेसिकली एब्जॉर्प्शन और वो जो सरफेस इंक्रीज करने वाली जो चीज़ें ना वो इधर रहती हैं। बाकी पाइलोरिक रीजन है जो कि फिर फर्दर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है, ठीक है। और स्टमक में क्या बनता है, काइम बनता है। काइम क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टोमक गोज टू इंटेस्टाइन, इट इज़ कॉल्ड काइम, ठीक है। वो आधा डाइजेस्टिव फूड है, और जो चबा हुआ फूड था सलाइवा के साथ प्रॉपरली मिक्स हुआ उसे हमने बोला था बोलस, ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है, वो सिक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस, जो कि हाईली एसिडिक होता है, स्टोमक के अंदर बनता है, ठीक है। तो वो जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सारा कंपोजिशन कौन कौन से सेल से आया है ना, वो देख लेते हैं, है ना, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे एंजाइम्स, HCl ये सब रहता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो चीप सेल्स होते हैं उसके अंदर, पेप्सिनोजन, रेनिन, लाइपेज, है ना, ये सारे सेल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलीज़ होती है चीप सेल के द्वारा। पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, इससे क्या रिलीज़ होता है, HCl रिलीज़ होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल रिलीज़ होता है। ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स। और HCl जो आपका ये हाईली एसिडिक बनाता है डाइजेशन के लिए।
अब म्यूकस नेक सेल है म्यूसिन रिलीज़ करता है, जी सेल जो है वो गैस्ट्रिन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इन सभी के काम है एड करना, मदद करना इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, जिससे डाइजेशन जल्द से और इफ़ेक्टिव वे में कंप्लीट हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े एसेसरी ऑर्गन्स हो की, जैसे कि पेनक्रियाज हो गया, है ना। पेनक्रियाज क्या है, उसका डुअल फंक्शन होता है, एक होता है एंडोक्राइन फंक्शन, एक होता है एक्सोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन जो रिलीज़ करे वो, ठीक है। एक्सोक्राइन मतलब जो एंजाइम या जूस रिलीज़ करे। तो एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है, इज अ कंसर्न विद सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड पेनक्रियाटिक एंड जूस, जो बोलते हैं ना पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। वो हाईली एल्कलाइन होता है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है मतलब स्टोमक से, तो वो हाईली एसिडिक होता है, तो कि नॉट सूटेबल है फॉर द पर्पस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उसमें हमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करनी है, डाइजेशन भी करना है बट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करनी है, तो वो चीज़ इंटरफेयर ना करे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हाईली एल्कलाइन जो है पेनक्रियाटिक जूस हमारा रिलीज़ होता है, ठीक है। अब एंडोक्राइन फंक्शन क्या है इसका, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फॉर ग्लूकोज रेगुलेशन, ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट में आए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसे भी, एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस रहता है इसमें आपका पेनक्रियाज में, ठीक है। इसके 3 मेजर टाइप ऑफ सेल होते हैं, अल्फ़ा बीटा डेल्टा, ठीक है। अल्फ़ा होता है वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है, बीटा होता है जो इंसुलिन सिक्रेट करता है बीटा सेल्स, डेल्टा होता है वो सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द ग्लूकोज, इट रेगुलेट्स और डिक्रीजेज द ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। तो पेनक्रियास का रोल हमें यहाँ पे समझ में आता है, ये रहा पेनक्रियास, ये रहा हमारा स्टोमक, और ये इस तरह से पेनक्रियास जा रहा है, फिर यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट हो जाएगा सारा, ठीक है। लीवर और गॉल ब्लैडर की भी बात कर लेते हैं। लीवर के 4 लोब्स होते हैं, राइट लोब ये रहा, लेफ्ट लोब ये रहा, उसे घुमा दो, उल्टा कर दो, ठीक है। इसे घुमा दिया तो सिमिलर लेफ्ट लोब तो वही है, बाकी जो ऊपर वाला है वो कॉर्डेट लोब आ गया, और जो नीचे ये छोटा सा दिख रहा है इधर गॉल ब्लैडर के बगल में, ये क्वाड्रेट लोब आ गया, ठीक है। तो ये 4 लोब से जस्ट नाम भी याद रख लेंगे बहुत है, कभी कभी पूछता है, रियरली पूछता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक्सट्रीमली एक्टिव ऑर्गन है। इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, अल्कोहल, सबका मेटाबॉलिज्म करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा ड्रग का, बाइल सिक्रेट करेगा जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में यूज़फुल रहता है, स्टोर करेगा एंड प्रोवाइड करेगा आयरन फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, इससे क्वेश्चन आया था, याद रखना, ठीक है। ये जो मेजर काम है लीवर के, ठीक है। 1.5 किलो का लगभग लीवर होता है वेट अप्रॉक्स, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल माइनर वेरिएशंस रहती है, ठीक है। बाइल सिक्रेशन लगभग 1 लीटर ऑफ बाइल एवरीडे लीवर मतलब सिक्रेट करता है, ठीक है। उसके अंदर बाइल सॉल्ट रहते हैं, बाइल पिगमेंट रहते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली फेसेस का कलर उसी से डिसाइड होता है, और क्या बोलते हैं मतलब प्रॉपर डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। अब इन गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर इज़ अ पाउच लाइक ऑर्गन, ऐसा पाउच लाइक ऑर्गन है कि कोई छोटी थैली लगा दी हो, दैट स्टोर्स द बाइल फॉर फ्यूचर यूज़, मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए बाइल जो है उसे स्टोर करना है, ठीक है। गॉल स्टोन क्या होता है इन गॉल ब्लैडर में, जिसे हम कोलेलिथियासिस बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली गॉल ब्लैडर में कभी कभी क्या होता है, स्टोर्ड बाइल के अंदर प्रेसिपिटेशन हो जाता है और स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कोलेलिथियासिस। अब देखो जब भी समझो गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाए ना, तो समझो कि गॉल ब्लैडर ख़राब हो चुका है, तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं उसे रिमूव कर देते हैं। जबकि किडनी के साथ ऐसा होता है, उसमें स्टोन बन जाता है तो वो रिमूव नहीं करते डॉक्टर, बहुत मतलब रेयरली रिमूव करते हैं, ठीक है, बिकॉज किडनी में रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। गॉल ब्लैडर में एक बार बन गया तो समझो वो बना ही तभी है जब वो गॉल ब्लैडर ख़राब हो चुका है, ठीक है, और उसका रोल भी थोड़ा इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। बिना गॉल ब्लैडर के भी लोग ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज लीवर तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, स्टोर वाला चीज़ नहीं है, समझे। तो कोलेसिस्टेक्टोमी जो है ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है टू रिमूव द गॉल ब्लैडर, तो ये भी याद रख लीजिए, कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। अब आ जाइए स्टोमक वगैरह से चीज़ें हो गई ये सारी, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाइए, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग होलो मस्कुलर ट्यूब अबाउट 6 मीटर, 20 फीट की लगभग इस तरह से ये ट्यूब रहती है जो गोल गोल घूम रही है। 3 पार्ट रहते हैं मेनली, ड्यूरेनम, जेजनम एंड इलियम।
पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, और लास्ट पार्ट जो कि कनेक्ट होता है सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से। तो ड्यूडेनम की बात करें 10 इंच का ये छोटा सा पार्ट रहता है, ये वाला सी शेप्ड है ये, ठीक है। तो सी शेप्ड फिक्स्ड सी शेप्ड जो है ड्यूडेनम रहता है। ये क्या है, स्टोमक के पाइलोरस को, जो मैंने बताया था स्टोमक का स्ट्रक्चर पाइलोरस को जिजनम से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये ड्यूडेनम हो गया, अब जिजनम ये वाला रह गया, और इलियम ये बड़ा वाला, ठीक है। जिजनम क्या है, 2 मीटर लॉन्ग मिडल सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड इलियम जो है लास्ट का 3 मीटर लॉन्ग एंड सेक्शन होता है, जो कि इलियोसिकल वॉल पे खुलता है। बेसिकली सीकम जो है पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। वहाँ से चीज़ें वापस ना आए, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली वेस्ट चीज़ें जाती हैं, या जिनमें कुछ नहीं बचा, मतलब माइनर एब्जॉर्प्शन के लिए चीज़ें बची होती है, ठीक है। मोस्टली आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है। तो सीकम में जाता है, सीकम से वापस ना आए तो उसके लिए इलियोसिकल वॉल होता है, ठीक है। रोल ऑफ इंटेस्टाइन यही है, एसिडिक जो काइम रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। पेनक्रियाटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस जो भी रहते हैं वो सब मिलके एंटेरोसाइट्स ऑफ बिलाई, जो मतलब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ल्यूमन्स होते हैं ना, उसमें इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि जिनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पूरा उसका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन चलता रहता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों की प्रेजेंस में, ठीक है। तो मोस्टली चीज़ें इस पार्ट में डन हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो अभी ये बात कर लो पहले वेस्ट इन इलियम, बिकॉज इलियम के बाद सीकम में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर उसमें कोई वेस्ट है, टू इनेबल द डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट विदाउट पासिंग थ्रू द कोलोन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन से हमें ना निकाल के, जो एनल वाला वे है वहाँ से ना निकाल के पहले ही हमें कुछ वेस्ट निकालना है, तो उसके लिए हम एक कट, सर्जिकल कट लगाते हैं या सर्जिकल ओपनिंग करते हैं, उसे हम बोलते हैं इलियोस्टोमी, ठीक है। ब्रिंगिंग द एंड और लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द इलियम, इलियम को हम ऐसे कहते हैं, वहाँ हम कट निकाल लेते हैं, और वहाँ से फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम बाहर निकाल देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इलियोस्टोमी। ये क्वेश्चन आया था, सोचो कितना अजीब क्वेश्चन है सर्जरी लेवल का। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कौन कौन से हैं, सीकम है जहाँ पे इलियम ख़त्म हुआ, इलियोसिकल वॉल। अब सीकम को कंट्रोल मिल गया पूरा, अपेंडिक्स रहता है, ये रहा सीकम, ये रहा अपेंडिक्स, ठीक है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन था अंदर जो भी था, तो यहाँ पे से मतलब यहाँ से कनेक्शन मिला सीकम को, और सीकम से आया असेंडिंग कोलोन, ऊपर बढ़ रहा है तो असेंडिंग हो गया, ट्रांसवर्स ऐसे है ना, और नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग कोलोन, घूम रहा है तो सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है। फिर उसके बाद रेक्टम, और ये फिर एनल जहाँ से फीस डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अभी इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे एब्जॉर्ब कर लेता है ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता नहीं है इसके पास एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि जो ज़्यादातर काम की चीज़ें होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका काम हो गया होता है, ठीक है। जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है उसको ये फीसेस में कन्वर्ट कर देता है, हैवी मेटल्स को ये एक्सक्रीट करता है ना, कुछ भी है तो, या और इसका एक सिंथेटिक फंक्शन भी है, जैसे कि ये मतलब इसके अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं वो फॉर्म करते हैं विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ठीक है। तो दिस कैन बी इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये सारे रोल थे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। अभी इसमें से क्वेश्चन करिए, मैंने बताया विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ड्यूडेनम जो था सी टाइप था, जो स्टोमक के पाइलोरस को जेजनम से कनेक्ट कर रहा था, तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था ना, तो ये नहीं है। रेक्टम है, सीकम है, सिग्मॉइड कोलोन है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स प्रोवाइड्स आयरन टू द मेन हीमोग्लोबिन कंपोनेंट, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि लीवर जो है स्टोर्स एंड प्रोवाइड आयरन फॉर HB सिंथेसिस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लीवर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। बोलस क्या था, फूड मिक्स विद सलाइवा। काइम क्या था, फूड मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस, जो कि एसिडिक रहता है यहाँ पे। तो जो भी हमने पढ़ा वो था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड और हार्ट वाली चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी
स्टार्ट करते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो होता है, हमारे हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसे होता है, बिकॉज उससे भी एक बार क्वेश्चन आया था, तो वो मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। तो जो नीला नीला दिख रहा है वो आपका वेनस ब्लड है, यानी कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है, उसमें O2 है, प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। तो रेड वाला है वो है आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो ब्लू वाले की तरफ है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे है। तो जो भी बॉडी टिश्यू से, मतलब बॉडी टिश्यू ने क्या है, ऑक्सीजन सारा यूज़ कर लिया। अब एक रिसीवर है, कौन सा रिसीवर, वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। ये बॉडी से ब्लड रिसीव करता है, कौन सा, जिसका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन से भी याद रखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में बहता है मोस्टली, ठीक है। तो वेना कावा में रिसीव हुआ, ये रहा हमारा, ये इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा। तो ये कहाँ खुल रहा है, ये खुल रहा है आपका राइट आर्टरियम में, ठीक है। तो वेना कावा से गया राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से गया एक वॉल्व है, ट्राइकस्पिड आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, उससे गया ये राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो ऐसी आर्टरी के अंदर होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक्सेप्शन याद रखो, पल्मोनरी आर्टरी है उनके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। पल्मोनरी क्यों लगा दिया, क्योंकि लंग्स से लेने जा रही है ये ऑक्सीजन, ठीक है, बट अभी इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। अब ये लेके गई लंग्स के पास, लंग्स में क्या है, गैस एक्सचेंज वगैरह हुआ, ब्लड को हमारे ऑक्सीजन डाल दिया लंग्स ने, ठीक है। अब जैसे वेन्स जो रहती है उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बट पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो आपको लगाना है पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब क्या रहा, यहाँ पे लंग्स में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी से ये रहा, ठीक है, ये लंग्स में चला गया। फिर पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ पे आया, लेफ़्ट वाले आर्टरियम में आया, ये रहा ना लेफ़्ट, उल्टा पड़ रहा है, लेफ़्ट आर्टरियम में आया। फिर वहाँ से बाइकस्पिड वॉल से सबसे बड़े वाले पार्ट में आ गया, जो कि है लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये सबसे पावरफुल और लार्जेस्ट आपका चैम्बर है हार्ट का, ठीक है, ये भी याद रखना। लेफ़्ट वेंट्रिकल ने फिर, मतलब एक वॉल होता है आर्टियो सेमिनल्यूनर वॉल्व, ठीक है, ये रहा, जो कि ये आयोटा में मतलब जाने का रास्ता है, ठीक है। तो ज़ोर से धड़का जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है या हार्ट ज़ोर से धड़का, यहाँ से प्रेशर से आयोटा में चला गया, आयोटा से फिर अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी में आपका ब्लड सप्लाई चला गया। तो आयोटा को हमने एक तरह से कंसिडर किया सेंडर, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड कर रहा है कहाँ पे, बॉडी टिश्यूज़ में, ठीक है। तो इस तरह से होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये फिगर दोबारा देखिए, ये चार्ट याद रखिए, ठीक है। तो ये हार्ट का ब्लड फ्लो रहता है, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो बेसिक फंक्शन की बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो ट्रांसपोर्ट, जो भी ब्लड वगैरह है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, वेस्ट को भी रिमूव करता है, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज हैं, ठीक है। गैस एक्सचेंज भी होता है, हार्मोन्स वगैरह भी ब्लड में ही रहते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइट्स और वो सब भी होते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। तो ये सारे फंक्शंस भी हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, ठीक है। हार्ट की मेजरली 3 वॉल्स होती हैं, ठीक है। सुपरफिशियल जो रहती है वो होती है एपिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद मायोकार्डियम जो कि कार्डियक मसल से बनी होती है, एंड एंडोकार्डियम मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल, जो कि ब्लड वेसल की ही एक तरह से लाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये 3 लेयर है। और एपिकार्डियम बहुत लोगों को लग रहा होगा पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम ही का पार्ट है एपिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम 2 रहती है, विसरल और पैराइटल, ठीक है। तो विसरल जो है वो एपिकार्डियम बनती है, ठीक है। अब एक और चीज़, जो हमारा दिल धड़कता है ना, वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बेसिस पे धड़कता है, ठीक है। उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए होता है, जो कि रिलीज़ करता है साइनो आर्टेरियल नोड, ठीक है।
इट इज़ लोकेटेड इन द राइट आर्टरियम में लोकेटेड होता है, और ये इट इनिशिएट करता है इम्पल्स को, इसलिए इसे पेस मेकर यानी कि जो गतिविधि मेकर बोल सकते हो आप। पेस का मतलब होता है गति, ठीक है। तो पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से दिल धड़कना शुरू होता है, ठीक है। अदरवाइज़ आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना पड़ता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज़ करता है जिससे दिल धड़कने लगता है, ठीक है। अब एक और चीज़ समझ लो, आर्टरीज अगर हार्ड हो गई है, इलास्टिसिटी उनकी लूज़ हो गई है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। बट अगर फैट डिपोजिशन हो गया है, आर्टरी के अंदर प्लैक्स बन गया है, ऐसे क्लॉट बन गए हैं, जिसकी वजह से मतलब कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है, उसे बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में एंड अथेरोस्क्लेरोसिस में। एक होता है फैट डिपोजिशन की वजह से, एक इलास्टिसिटी लॉस या हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ लिया, तो वेन्स वगैरह रहती हैं, तो वेनी पंक्चर साइट कौन से जहाँ पे मोस्टली हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारी क्यूबाइटल फोसा में मीडियन क्यूबाइटल वेन। सिफेलिक वेन से भी कर सकते हैं एंड वेसिलिक वेन से भी कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रेफर्ड है ये वाली, ठीक है, मीडियन क्यूबाइटल वेन। मैंने बताया था सेंटेसिस क्या है, जो आपका सफिक्स लगा बेसिकली। पेरिकार्डियो सेंटेसिस क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का रिमूव करना फ्रॉम पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, जो कि विसरल और पैराइटल पेरिकार्डियम है, उसके बीच में जो है ना आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है, ठीक है, तो उसको हमें कलेक्ट करना है, तो उसे पेरिकार्डियो सेंटेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्म है, याद कर लीजिए। तो अभी इस क्वेश्चन को आई थिंक सॉल्व कर पाओगे आप। ब्लड पासिंग थ्रू द लेफ्ट आर्टरियम वुड नेक्स्ट एंटर, ठीक है, तो लेफ्ट आर्टरियम में आया है, तो वहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, तो दाएं आलिंद के अंदर जाएगा ब्लड हमारा। इसलिए फ्लो चार्ट इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए आपको कैसे भी ये याद करना है ना। मैंने ऐसे समझाया, ऐसे याद हो रहा है तो वेल एंड गुड, किसी और तरीके से याद हो रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बट याद करना है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, ठीक है, तो ब्लड फ्लो होता है तो आर्टरी की वॉल पे कुछ प्रेशर लगता है, ठीक है, जैसे दिल धड़का, तेज़ी से ब्लड आर्टरीज में गया हमारी, है ना, उस पर कुछ प्रेशर जनरेट हुआ, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर या आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और अपना हार्ट क्या लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ज़ोर से तो सारा ब्लड बहुत तेज़ी से जाता है, वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। उस टाइम पे जो ब्लड जो फोर्स लगाएगा वो अपनी आर्टरीज की वॉल पे, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा जब इसकी दीवार पे, उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, 120 mm ऑफ HG है, और ये इसकी रेंज है। इसके बाहर है तो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर रहेगा, अगर इससे कम है तो, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वहाँ पे क्या है, जब हार्ट रिलैक्स होता है बीच में, जैसे एक बार ज़ोर से झटका दिया फिर रिलैक्स हुआ, अब जो प्रेशर मिनिमम लगा हमारी आर्टरीज पे, है ना, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट मेजर द प्रेशर ऑफ योर ब्लड पुशिंग अगेंस्ट योर आर्टरी वॉल पे जो लग रहा है, वाइल द हार्ट मसल रेस्ट बिटवीन द बीट्स, जो कि 80 mm HG इसका रेंज है, और 60 to 80 नॉर्मली मतलब रेंज के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर इससे और भी कम है या ज़्यादा है तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है। पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर होता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मली 120 नॉर्मल कंडीशन ले देते हैं, 120 होता है सिस्टोलिक, 120 और डायस्टोलिक 80, तो 40 जो है हमारा पल्स प्रेशर हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो कि लार्जेस्ट आर्टरी मैंने बताया था जो इस तरह से थी, है ना, आयोटा थी वो, ठीक है, आयोटा। लार्जेस्ट वेन क्या है, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, या वेना कावा याद रख सकते हैं आप। लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है, ग्रेट सेफनस वेन जो है लॉन्गेस्ट वेन है। लार्जेस्ट पोर्टल वेसल, पोर्टल क्या होता है, बेसिकली जो एब्डोमिनल पार्ट को सप्लाई पहुंचा रही है, तो पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, ये सारी जो वेन्स होती हैं लार्जेस्ट पोर्टल वेन बोलते हैं इसे, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज आर्टरी फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्रैकियल आर्टरी जो हमारी बाजू पे होती है, बाइसेप्स के पास,
वहीं पे हम ब्लड प्रेशर आपका मेजर करते हैं, ठीक है। सबसे जल्दी फेल्ट होने वाली पल्स कौन सी है? रेडियल पल्स, जो हमारी फोरआर्म पे होती है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बताइए ज़रा आंसर। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो वो होता है 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अब बात करते हैं हार्ट रेट की। हार्ट रेट क्या होता है? जो भी दिल धड़क रहा है वो लगभग कितना स्पीड से धड़कता है? 72 बार जो है हार्ट हमारा बीट करता है पर मिनट, ठीक है। तो उसे हार्ट रेट बोलते हैं। 60 से 80 नॉर्मल रहता है। टैकीकार्डिया कब होगा? जब 100 से ऊपर जा रहा है ना। जो नॉर्मली एक्सरसाइज के आसपास दिखता है, या एनीमिक बंदे में क्यों दिखता है टैकीकार्डिया? क्योंकि उसे मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन वगैरह कम है, आरबीसी कम है, तो बेसिकली उसे दिल को बार बार धड़कना होगा ताकि बार बार हमारे लंग से ऑक्सीजन मिल सके उसे, ठीक है। क्योंकि सेल्स कम है, एचपी कम है। हाइपोक्सिया के केस में मतलब जहाँ पे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है, उसके शरीर में ऑक्सीजन कम पहुँच रही है, ठीक है। तो उस केसेस में टैकीकार्डिया दिखता है। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट की बीट स्लो है, 60 से भी कम है पर मिनट, तो सो रहा है अंदर, बहुत रिलैक्स है, तब हो सकता है ऐसा। एथलीट है जिसकी नॉर्मल ज़्यादा रहती है, तो अगर वो नॉर्मल कंडीशन में तो उसकी लो होगी। हार्ट अटैक आने वाला है या क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है तो उसका हार्ट उतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट उसका 60 बीट पर मिनट से कम है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? सांस लेने वाली चीज़ें जो है ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती है। दो पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट होता है, एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट मतलब क्या है? जैसे कि नोज़ हो गई, फेरिंग्स लेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स हो गए, ये सारे कंडक्टिंग पार्ट हैं, है ना। बट जो एक्चुअल रेस्पिरेशन हो रहा है या गैस एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एल्वुलाई लेवल पे हो रहा है, ठीक है। एल्वुलाई, एल्वुलर सैक्स या एल्वुलर डक्ट, ये जो है, ठीक है, इनमें हो रहा है जो प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ये सब सपोर्टिंग पार्ट या कंडक्टिंग पार्ट है कि जो एयर है वो अंदर से मतलब यहाँ पे आ रही है इनकी मदद से, ट्रैकिया की मदद से, ठीक है। अब लंग्स के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूँ। राइट लंग के अंदर 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब, और लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, ट्रैकिया 2 भागों में कब डिवाइड हो जाता है? राइट और लेफ्ट के लिए ट्रैकिया आ रहा है सीधा, ठीक है, तो वो T4 वर्टेब्रा पे 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक चलाया जाएगा इधर, फिर यहाँ पे ब्रोंकियोल्स और एल्वुलाई और वो सब चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ट्रैकिया बाइफर्केशन। वो थोरासिक 4 वर्टेब्रा जो है कॉलम में है, उस पर जाके ये मतलब 2 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। अब जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो CO2 जो है ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है 7%। CO2 जो है बाउंड होती है हीमोग्लोबिन से, जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है, वो 23%। और जो CO2 जो एज अ बाइकार्बोनेट आयन फ्लो होती है इन द ब्लड, वो है 70%, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो भी चल रहा है बॉडी के अंदर, बाय द मीन्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन सबसे ज़्यादा चल रहा है। ओके, तो अब बात करते हैं लंग्स वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ की। तो बेसिकली ये जो पल्मोनरी फंक्शन टेक्नीशियंस होते हैं उनका काम होता है, बट कभी हमसे भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो फिजिकल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमीटर, ठीक है। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं स्पायरोमेट्री, अगर हमें ये लंग्स की कैपेसिटी हमें देखनी है, ठीक है। इट मेजर्स द एयर विच इज़ ब्लोन आउट ऑफ द लंग्स। तो बेसिकली जो हम फूंक मारेंगे ना वो हम मेजर कर पाएंगे। जो हम अंदर लेंगे, सांस लेंगे, या जो हमारे अंदर सांस जा रही है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो बस हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। बट जो हम एक मशीन रहती है इनके पास, उसमें फूंक मारते हैं तो उससे हमें कुछ पता चलता है, ठीक है। वो उसे हम बोलते हैं स्पायरोमेट्री, और उससे एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि हमारे लंग्स कैसे काम कर रहे हैं। ओके, तो सबसे मेन इसमें जो चीज़ है वो है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल रिस्पिरेशन में बताता हूँ आपको, जब आप इंस्पायर कर रहे हो तो ऐसे पीक जा रही है, यहाँ पे ये वाला जगह देखिए, ठीक है, ऐसे पीक जा रही है। जब आप एक्सपायर कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऐसे जा रही है। जब आप इनहेल कर रहे हो ऐसे, फिर एक्सेल कर रहे हो ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये जो नॉर्मल चल रहा है, ये एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल, तो ये नॉर्मल कितना वॉल्यूम एक्सेल इनहेल होता है?
वो 500 ml होता है। 500 ml एक्सेल किया, 500 ml लेने, 500 एक्सेल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो रहता है, ठीक है। और ये 500 ml किसका है? एयर का है। कितना एयर हम या कितना वॉल्यूम ऑफ हम एयर इनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहता है, ठीक है। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पिरेटरी मतलब इंस्पिरेशन वाला जो रिजर्व वॉल्यूम है वो क्या होता है मैं बताता हूँ। नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, अब एक बार हमने क्या किया, नॉर्मल तो हमने इनहेल करा, वो तो हमारा टाइडल वॉल्यूम ही हो गया, और फिर हमने फोर्सफुली ऐसे एक अंदर की तरफ सांस भरी, ठीक है, वो इनहेल करा। तो ये जो पूरा पार्ट है उसे हम बोलते हैं IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बन जाता है हमारा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। और ये लगभग 3000 के आसपास होता है। तो 3000 प्लस 500 हमारा टाइडल वाला था जो नॉर्मल था, तो 3500 के अराउंड बैठ गया, ठीक है। तो नीचे वाले ज़्यादा ये उतने ज़रूरी नहीं है जितना ये टाइडल वॉल्यूम ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे ERV निकालना हो, ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। तो एक बार हमने नॉर्मली एक्सेल किया, फिर एक बार हमने फोर्सफुली और एक्सपेल कर दिया, लंग्स से बाहर और हवा निकाल दी ऐसे करके, ठीक है। तो जो उस टाइम पे जो वॉल्यूम आया उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम अगर टाइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मल वो एक्सेलेशन से निकला था उससे मिला दे तो ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रखना है ना। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब हमने क्या किया, हमने एक फोर्सफुली एक्सपायर कर लिया, वो सारा वॉल्यूम लंग्स से पूरा एक्सपेल कर दिया, फिर भी जो वॉल्यूम बच गया, मतलब लंग्स के अंदर जो एयर रह गई, मतलब 1200 ml के अराउंड, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सारे वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप ये फार्मूला रट के प्लस माइनस लगा के सारा कैपेसिटीज़ वाला निकाल सकते हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका टाइडल वॉल्यूम। ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्योंकि, ठीक है। तो दिस इज हाउ मतलब लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज आर कैलकुलेटेड, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का नेम पूछा जा सकता है, स्पायरोमीटर। टाइडल वॉल्यूम पूछा जा सकता है। नॉर्मल एक्सेलेशन और इनहेलेशन का जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो 500 ml रहता है, ये टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। फोर्सफुली हमने इनहेल करा तो IRV हो गया, फोर्सफुली एक्सहेल करा तो ERV हो गया। एक्सहेल करने के बाद जो बच गया वो 1200 ml बच गया, वो है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी मतलब जो भी वेस्ट हमारा बाहर निकालना है बॉडी से, है ना, उसको हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज़ अ पेयर ऑफ किडनी। हमारे पास क्या क्या होता है? पेयर ऑफ किडनी मतलब 2 किडनी रहती है। देयर ब्लड सप्लाई तो रहता है ही ऑब्वियसली। एक पेयर ऑफ यूरेटर रहता है जो कि किडनी से सारा उसमें ब्लैडर के अंदर यूरिन लेके आता है, और एक यूरेथ्रा जो कि बाहर यूरिन को पास आउट करवाता है, ठीक है। किडनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारा, एक है रेनल कॉर्टेक्स, एक है रेनल मेडुला। जो कॉर्टेक्स है ये वाला पार्ट, बाहरी हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स है, जो अंदर का पार्ट है वो मेडुला है, ठीक है। ये याद रखना है, बस इतना बेसिक बेसिक पढ़ो क्योंकि बहुत डीप में नहीं पूछेगा। यूरेटर का है, यूरेटर वो लंबी सी जो पाइप सी निकली थी ना, ये देखिए ये वाली जो यूरेटर है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज़ अ फाइन मस्कुलर 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विद द डायमीटर ऑफ इतना, कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखना है। ये किडनी से यूरेटर कैरीज द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन देयर वॉल। सो यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर सैक लाइक मतलब थैलीनोमा टेम्पररी यूरिन स्टोरिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्लैडर जो है हमारा एक यूरिन स्टोरिंग स्ट्रक्चर है जिसमें मतलब यूरिन स्टोर रहता है जब तक कि वो बॉडी से फ्लैश आउट नहीं हो जाता, विच इज़ प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसके अंदर होती है, जो मतलब एपिथेलिया रहती है, जो कवरिंग होती है, लाइनिंग होती है, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की होती है। अब यूरेथ्रा की बात करते हैं। यूरेथ्रा मानी जो एक्सपेल आउट करेगा इवेंचुअली, है ना, बॉडी से जो यूरिन को बाहर फेंकेगा, तो उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। तो फीमेल के अंदर यूरेथ्रा जो है वो बहुत छोटी सी होती है, 4 सेंटीमीटर की, बट मेल के अंदर ये 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ठीक है। जिस रीजन से गुजरती है, जैसे पेनिस से गुजरी यूरेथ्रा
तो वो पेनाइल यूरेथ्रा हो गई, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए गुजरी तो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा हो गई, बुल्बो यूरेथ्रल से गुजरी तो बल्बर यूरेथ्रा हो गई, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये 20 सेंटीमीटर की होती है हमारी जो रहती है। और यूरेथ्रा का इन ह्यूमंस मतलब इन मेल्स सीमेन भी वहीं से पास आउट होता है और यूरिन भी पास आउट होता है। और जो यूरेथ्रा है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन्स इन द एक्सटीरियर ऑफ यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ये वाला जो है, ठीक है। और ब्लैडर की नेक ये रही, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू रहती है। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो फंक्शनल यूनिट मैंने बताया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी इज नेफ्रॉन, ठीक है। टाइप ऑफ नेफ्रॉन में दो तरह के रहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ये वाले ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये कॉर्टेक्स वाले पोर्शन पे मिलते हैं और ये मेडुलरी वाले पोर्शन पे थोड़े कम मिलते हैं। ये 15% रहते हैं लगभग, ये 80% प्लस रहते हैं। और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, है ना। ये एफरेंट आर्टरियोल, ये बेसिकली यहाँ से ब्लड है, ठीक है। यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल में चला जाता है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन होके यहाँ पे फिर कुछ चीज़ें सिक्रीट करनी होती है, रीअब्जॉर्ब करनी होती है, वो सारा काम चलता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन होता है जो यूरिन सिस्टम में, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहली होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि यहाँ से ब्लड आ रहा है वो यहाँ पे फिल्टर होगा, ठीक है। उसके बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, फिर होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन, ठीक है। अब एक एक करके इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फिल्टर्ड फ्रॉम रेनल ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये वाली जो कैपिलरीज हैं इन्हें हम बोलते हैं रेनल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। और इससे जो बोमेंस कैप्सूल में आया, ये है बोमेंस कैप्सूल, यहाँ से जो चीज़ यहाँ पे आई, जो भी वॉल्यूम आया फ्लूइड का, उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है, ये पर मिनट, यानी कि 180 लीटर पर डे। सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा वॉल्यूम है ये, ठीक है। क्योंकि ब्लड है, वो घूम रहा है, ऐसा नहीं है कि 180 लीटर हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई फ्लूइड है, वो घूम घूम के वापस आ रहा है, फिल्टर होके जा रहा है, घूम घूम के वापस आ रहा है, फिल्टर होके जा रहा है। तो इस हिसाब से ये 125 ml पर मिनट की है GFR, जो कि यहाँ पे ब्लड से इसमें आया बोमेंस कैप्सूल में। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। अब नीचे जो क्या है, ये देखिए, ये है आपका ट्यूबुलर पार्ट है ये, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट, फिर लूप ऑफ हेनले, है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में क्या है, हमारा जो हेल्दी इंडिविजुअल है वो लगभग 1.5 लीटर के आसपास यूरिन पास आउट करते हैं, ठीक है। बट जो GFR था हमारा वो कितना था, 180 लीटर, ठीक है। और मात्र 1.5 लीटर ही हम बाहर कर रहे हैं, तो मतलब 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया है हमारे, मतलब इसने जो कि ट्यूबुलर पार्ट थे नेफ्रॉन के, उसने रीअब्जॉर्ब कर लिया 99%, सिर्फ 1% छोड़ा। और उसमें भी रीअब्जॉर्प्शन का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, 70 से 80%, वो प्रॉक्सिमेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का होता है, ठीक है। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो उसके नीचे का पार्ट होता है, उसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। थर्ड चीज़ होती है ट्यूबुलर सेक्रेशन, ठीक है। तो इसमें वाले में आपको याद रखना है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। डाययूरेटिक का मतलब होता है यूरिन ज़्यादा पास आउट होगा, एंटी डाययूरेटिक मतलब है आपको रीअब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो रीअब्जॉर्ब करने का ऑर्डर वाला हार्मोन है ये बेसिकली, जो ये ADH है, ठीक है। तो अगर ये रिलीज होगा तो दैट इज़ आपको रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, ओके। सोडियम इसमें एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम जहाँ जाता है वहाँ पानी भी साथ में लेके आता है। जब ये अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो वाटर ऑब्वियसली रीअब्जॉर्ब होता ही है, ठीक है। अब लास्ट है इसमें ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन विच यूरिन फॉर्मेशन, in the urine formation it maintains ionic and acidic balance in the body fluids, ठीक है। इसमें जो भी अदर वेस्ट चीज़ें या कोई भी एसिडिक चीज़ें हैं, है ना, वो सारी सिक्रेट कर दी जाएगी। और उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूबुल में जाएगा, वहाँ से फिर ये मतलब ब्लैडर के अंदर जाएगा, देन पास आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द मतलब
यूरिनरी सिस्टम, बेसिक आइडिया हो गया कि जीएफआर क्या है, नेफ्रॉन क्या है ना, कौन कौन से तरह के नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल मतलब जो कंकाल है हमारा, है ना, वो बेसिकली सपोर्ट का काम करता है। द वर्ड स्केलेटन कॉरेस्पॉन्डेंट टू हार्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, विच प्रोवाइड शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन टू द बॉडी। ठीक है, ये शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। बोन इज लिविंग टिश्यू दैट मेक्स अप द बॉडी से स्केलेटन, ये एक लिविंग टिश्यू है जो कि बॉडी बनाती है। तो माइक्रोस्कोपिकली बोन दो तरह की हो सकती है, एक होती है कॉम्पैक्ट बोन, ये आपको ऊपर जो कठोर लेयर दिखती है वो कॉम्पैक्ट बोन होती है। ठीक है, एक होती है कैल्सिलस बोन यानी कि स्पॉन्जी बोन। ठीक है, स्पॉन्जी बोन में अंदर मेडुलरी कैविटी रहती है, उसमें आपका बोन मैरो रहता है। बट एज सुन एज वी गेट एडल्ट, बोन मैरो सिर्फ एंड्स ऑफ लॉन्ग मैन में ही रहता है, वरना जब हम बच्चे होते हैं तो पूरे में ही रहता है वो बोन मैरो। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली अगर हम बात करें यानी कि ऑन द स्लाइड हम देखते हैं तो हम वोवन देखते हैं, एक तरह की बोन, एक लैमेलर वाली बोन देखते हैं, वो मैं दिखाता हूँ कैसे दिखेगी। ठीक है, तो वोमन क्या होती है, उसकी पूरा अपीयरेंस रहती है। मान लो उसकी मैं स्लाइड बनाऊँ तो इस तरह का होगा पूरा स्ट्रक्चर, बट बीच में बहुत होल होंगे। ठीक है, बहुत होल होंगे, पोरस मतलब खाली है, स्पेसेस उसके अंदर। ठीक है, वो यंग फीटल जो नए जन्म वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर इस तरह की बोन दिखती है, मोस्ट इमेच्योर बोन होती है ये। या फिर जब फ्रैक्चर रिपेयर होता हो, देखो मान लो हड्डी टूटी, ठीक है, हड्डी टूटी तो अब जब रिपेयर होता है ना तो इस तरह की स्वेलिंग सी रहती है वहाँ पे, ये एक्स्ट्रा बोन है, ये एक्स्ट्रा ओसिफिकेशन हो गया, ये बहुत तगड़ी बोन नहीं है, ये पोरस बोन है। ठीक है, इसे और रिफाइन करेगा, कौन करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट वगैरह करेगा, जो कि रिमॉडलिंग करेंगे इसकी और दोबारा से ऐसी बोन बना देंगे, ऐसी बिना टूटी जो। ठीक है, तो कैलस एट द फ्रैक्चर आर द एग्जाम्पल ऑफ वोवन बोन। वोवन का मतलब होता है एक फैब्रिक होता है, वोवन है ना, सूती, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, बट फैब्रिक होता है जो कि बहुत मुलायम और ऐसा रहता है, तो इसलिए इसका नाम है वोवन बोन। तो ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली अगर हमें लैमिनर बोन को पहचानना है तो अगर हमें हार्वर्ड्सियन सिस्टम दिख रहा है, ये वाला जो गोल गोल वाला सिस्टम दिख रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल यूनिट्स बोलते हैं, लेयरिंग्स होती हैं, तो वो कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ ना दिख के ये जो अंदर ऐसे ब्रांचेस या कोई अलग पैटर्न दिख रहा है वो होगी स्पॉन्जी बोन। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की। 206 बोन्स होती हैं ह्यूमन अडल्ट स्केलेटन में। ठीक है, 80 होती है हमारी एक्सियल स्केलेटन में, जो कि आपको ये ऊपर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो एक्सियल स्केलेटन है। और 126 होती है अपेंडिकुलर बोन्स या अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, जैसे जिसमें हमारे लिम्स आ गए, शोल्डर्स आ गए, ये सब पार्ट आ गए। ठीक है, देखो बोन की हाइट बढ़नी, जैसे बच्चों में हाइट बढ़नी होती है तो एफिफाइजियल ग्रोथ प्लेट होती है, ये वाली, ये रहती है, तो ये लेंथ की बोन डिसाइड करती है कि बोन कितनी लंबी होगी। ठीक है, बट एज सुन एज वी गेट अडल्ट तो ग्रोथ प्लेट जो है ये डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, बोन भी हार्ड हो जाती है एज अ सॉलिड बोन और वो ग्रो करना स्टॉप कर देती है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एफिफाइजियल फ्यूजन, इसका फ्यूजन हो गया बेसिकली, अब ये यहाँ पे नहीं है, दैट इज़ अब बोन की जितनी ग्रोथ हो पाई उतनी ही होगी, फिर कुछ नहीं हुआ। इसलिए बोलते हैं कि 18-20 के बाद हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, बिकॉज जो ये एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट है वो डिसअपियर हो गई है, फ्यूज़ हो गई है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बोन सेल्स, कौन कौन से टाइप के बोन सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो कि आपके न्यू टिश्यूज़ ऑफ बोन बनाते हैं। ठीक है, न्यू सेल्स ऑफ बोन बनाते हैं। ठीक है, बोन एज हो रही है या उसे हील करना है तो ऑस्टियोब्लास्ट करेंगे। एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, अगर कोई बोन कहीं पे ट्यूमर हुआ कहीं पे कुछ भी फ्रैक्चर हुआ और एक्स्ट्रा बोन बन गई है ना, तो उसे ऑस्टियोक्लास्ट रिमॉडल करेंगे। ठीक है, कुछ भी अनवांटेड बोन का टिश्यू उसे रिमूव करना है तो वो काम करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट करेगा। ये है क्या, ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज इन द बोन इज नोन एज ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, जैसे टिश्यू में होता था ना, हिस्टियोसाइट्स बोलते हैं,
ठीक है। तो ओस्टियोसाइट क्या है? ओस्टियोसाइट इट इज टाइप ऑफ सेल विद इन द बोन, इट हेल्प्स टू मेंटेन बोन एज अ लिविंग टिश्यू। वो बोन को एज अ लाइव जिंदा रखती है, उसमें जो भी बेसिकली अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है माइनर, उसके अंदर होता है, ये ओस्टियोसाइट का काम है, ठीक है। ब्लास्ट का काम है नई चीज़ें बनाना, क्लास्ट का काम है कुछ भी एक्स्ट्रा है ख़राब है तो उसे हटाना, ओस्टियोसाइट का है कॉमन देख रेख करना। और जो हमारा बोन मैरो होता है उसमें हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, वो हमारी ब्लड सेल्स बनाती हैं, जो प्लेटलेट हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये सारे सेल हमारे प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर। अब ये क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए इमेच्योर बोन, इनमें से कौन सी एक इमेच्योर बोन है? तो मैंने बताया था कॉम्पैक्ट बोन, कैल्स बोन। तो इमेच्योर बोन जो मैंने बताया था वो होता है बोमन बोन, ठीक है। ये फीटस के स्केलेटन में पाई जाती है, जहाँ पे बोन रिपेयर चल रहा होता है वहाँ ऐसे कैलस पाई जाती है, या फिर फास्ट बोन ग्रोथ होती है ना, तो वो पोरस रहती है, इस तरह के बीच में स्पेशियस रहते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह का दिखता है। तो दिस इज, देखो मैंने बताया था ये माइक्रोस्कोपिकली आपको दिखेगा। माइक्रोस्कोपिकली बोन दो टाइप की होती है, लैमिनर या बोवेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर होती है। शॉर्टेस्ट कौन सी होती है? स्टेप्स होती है, ये याद रख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन बन सकता है इनसे। सिस्मोइड बोन कौन सी होती है? सिस्मोइड बोन क्या होता है? एक बोन एम्बेडेड इन द टेंडन और मसल, ठीक है। सपोज हमारे घुटने के ऊपर जो बोन रहता है, पटेला बोलते हैं जिसे हम, वो एक तरह का सिस्मोइड बोन है, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है? ये कार्टिलेज रहता है, जैसे बोन तो बहुत सॉलिड पार्ट है, तो दोनों टकराएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे चूरा गिरने लगेगा, तो उस चीज़ को रोकने के लिए कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड रहता है यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट इन बिटवीन द बोन्स। टेंडन क्या है? टेंडन बोन को कनेक्ट करती है मसल से, या फिर मसल जो है यहाँ पे कनेक्ट होती है बोन से, चढ़ी होती है ना, तो वो टेंडन से चढ़ी होती है, ठीक है। लिगामेंट क्या है? बोन को बोन से जोड़ रही है, इस तरह से काफ़ी सारे लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, बोन टू मसल टेंडन, बोन टू बोन लिगामेंट। अब बात करते हैं हम मस्कुलर सिस्टम की, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम में हमें देखना है मसल के बारे में, ठीक है। मसल का काम होता है अपना मूवमेंट कराना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एंड प्रोटेक्शन वगैरह, ठीक है। तो टाइप ऑफ मसल क्या है? मसल क्लासीफाई बेस्ड ऑन द लोकेशन, उनकी लोकेशन के बेस पे क्लासीफाई किया है, ठीक है। स्केलेटल मसल जो कि स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है, यानी कि बोन से अटैच्ड है। स्मूथ मसल जो काम कर रही है इंपॉर्टेंट, जैसे कि खाने का निगलना हो गया, है ना। कार्डियक मसल जैसे और इम्पोर्टेंट काम कर रही है, जैसे दिल का धड़कना, ठीक है। तो बात करते हैं स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल आर एसोसिएटेड विद स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। ये बोन्स के पास पाई जाती है, जैसे कि बाइसेप हो गई, ट्राइसेप हो गई। तो और इनको जो कंट्रोल किया जाता है सीएनएस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये वॉलंटरी मसल है, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करनी है। मतलब अगर हम बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पता है कि हम बाइसेप्स को काम करवा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब जिनका एक्शन हमारे कंट्रोल में होता है। मैं फ्लेक्स करना चाहूँ, अपने बाइसेप दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। बट क्या मैं अपने दिल की धड़कन बोल के रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता, तो वो इनवॉलंटरी हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें याद कर लीजिए, जैसे लार्जेस्ट मसल है वो हमारे बटक वाली मसल होती है, दैट इज़ ग्लूटेस मैक्सिमस। स्मॉलेस्ट मसल रहती है वो स्टेपेडियस रहती है। लॉन्गेस्ट जो मसल लंबी जो रहती है वो सार्टोरियस रहती है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो मसल रहती है जो सबसे मजबूत होती है वो मसेटर रहती है, जो कि जबड़े की रहती है, ठीक है। हार्डेस्ट वर्किंग मसल कौन सी है? हार्ट है, हर टाइम चलता ही रहता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, ठीक है। बिजीएस्ट जो मसल रहती है वो आई वाली रहती है, जो आई की मूवमेंट और वो सारी चीज़ें दिखती है, खुलना बंद होना वो सब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनमें से ज़रूर याद रख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल एसोसिएटेड होती है विसरल ऑर्गन से। विसरल का मतलब होता है थोड़े इंपॉर्टेंट और डीप ऑर्गन है, ठीक है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन, है ना, ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये सब विसरल ऑर्गन है। स्मूथ मसल इनको लाइन करती है, ठीक है। तो और ये इनवॉलंटरी है ना। इनवॉलंटरी क्यों बनाया गया? कुछ सोचो, ठीक है। इसलिए बनाया गया कि मान लो आपके पास कंट्रोल था, आपने कहा यार अभी खाना मतलब मेरा पचाने का मन नहीं है, अब मैं इंस्टेटाइन में
इंटेस्टाइन में एक जगह से रोक देता हूँ गेम खेल के, फिर मैं खाना पचा लूँगा। तो सोचो कितनी बड़ी ट्रबल आ सकती है वहाँ पे, बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया, आप भूल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से कार्डियक मसल थी जो हार्ट की मसल होती है, और बेसिकली ये भी आपकी इनवॉलेंट्री मसल होती है। आप सोचो कि भाई मैं दिल की धड़कन रोक दूँ सोच के या कैसे भी करके, तो आप नहीं कर सकते, आपको कंट्रोल नहीं दे रखा सिस्टम ने, ठीक है। तो आपको जो कंट्रोल है वो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल का है, स्केलेटल लेवल का है, ठीक है। बाकी जो इंटरनल जो इम्पोर्टेंट काम है वो सारा ब्रेन जो है, या इंटरनल जो जैसी हमारी फिजियोलॉजी है वो खुद से देख रही है। ना हम तो भाई ऐसे हैं, फ़ोन चला रहे हैं भाई अपना, है ना, सांसें रुकी हुई हैं, है ना, इसोफेगस में जो भी खाना अटक गया है, तो ये सब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, समझे। अब टेंडन क्या है, टेंडन वही है कि जो मतलब उसको अटैच करे, मसल को बोन से अटैच करता है ना, वो टेंडन है, ठीक है। अकीलीज टेंडन बोलते हैं, इसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है इन द बॉडी, जो कनेक्ट करती है काफ मसल को टू द कैल्सकेनियस बोन, हील बोन जो है, यहाँ से ये जो कनेक्ट करा है ना, ये टेंडन है, ये वाइट वाइट, और ये आपका काफ मसल है, अकीलीज टेंडन बोलते हैं इसे, ठीक है। ये सबसे मजबूत है पूरी बॉडी में। अब बात करते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन मतलब जो हार्मोन वाला सिस्टम है ना, ठीक है। हार्मोन क्या है, दीज आर केमिकल मैसेंजर और केमिकल्स विच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर and are produced in minute amounts by the endocrine glands, ठीक है। बहुत कम अमाउंट में एंडोक्राइन ग्लैंड जो है कुछ केमिकल्स रिलीज़ किए जाते हैं जो कि एज अ मैसेंजर काम करते हैं। जैसे वो बोलेगा कि चलो मतलब इसका हार्ट रेट बढ़ा दो, है ना, एड्रेनल बोलेगा इसका हार्ट रेट बढ़ा दो, इसके लंग्स में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दो, तो वो सब काम होता है हार्मोन्स का, ठीक है। हार्मोन्स और एंजाइम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेसिक हम देख लेते हैं। हार्मोन्स जो है वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, यानी कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करवाती है, ठीक है, या सिंथेसाइज करवाती है। एंजाइम वो है एक्सोक्राइन का पार्ट है, ठीक है। हार्मोन क्या है, जब मतलब रिलीज़ हुए तो वो कैटलाइज नहीं करते रिएक्शन को, वो यूज हो जाते हैं, उसमें पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें ख़त्म हो जाते हैं। बट जो एंजाइम है ना वो मतलब रिएक्शन में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। मान लो 5 माइक्रोग्राम कुछ रिलीज़ हुआ एंजाइम, ठीक है, तो सारा रिएक्शन जिसलिए वो रिलीज़ हुआ वो सब हो गया, फिर भी उसका अमाउंट 5 माइक्रोग्राम ही है, ठीक है। बट हार्मोन मान लो 5 यूनिट रिलीज़ हुआ तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रहता है। दे आर यूज अप ड्यूरिंग द बायोकेमिकल रिएक्शन, हार्मोन का काम ख़त्म तो हार्मोन ख़त्म हो जाएगा। बट क्या है, एंजाइम रिएक्शन के टाइम यूज़ अप नहीं हो पाते, ठीक है। वो उनका कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहता है जितना जब वो रिलीज़ हुए थे तब था, ठीक है। ये एक्साइटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, मतलब जैसे होता है ना, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कर सकता है या वेजो डायलेशन भी कर सकता है। तो एक्साइटरी कर दिया तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, है ना, इनहिबिटरी एक्शन है तो डायलेशन हो गया, तो उस तरह से है, दोनों तरह से काम करता है। बट एंजाइम का काम होता है वो किसी भी रिएक्शन को बस बढ़ा देगा, चाहे वो किसी भी टाइप की रिएक्शन हो। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं कुछ, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, लैंगरहैंस और पेनक्रियास मैंने पढ़ाया था, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, थायराइड, थाइमस, ये सब, ठीक है। दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन सेक्रेट करती है। हाइपोथैलेमस क्या है, एक तरह से पिट्यूटरी जो है हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, तो बट हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। बिकॉज ये ऐसे हार्मोन रिलीज़ करता है जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन तो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है ना, तो जब ये उसे सिग्नल देगा तब वो रिलीज़ करेगी ये वाले हार्मोन जो हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है, जो ये रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं। बेसिकली ये काफ़ी हिस्सा रेगुलेट करता है पिट्यूटरी का, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है। तो अभी बात कर लीजिए यहाँ पे कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो मैंने लिख दिए हैं, मतलब ग्लैंड और उनके हार्मोन। पीनियल ग्लैंड क्या है, मेलाटोनिन करके एक हार्मोन है, वो सिक्रेट करती है, जो कि स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, पिगमेंटेशन, ये सब मैनेज करती है, ठीक है। और इसमें कोई भी दिक्कत आई तो स्लीप वेक साइकिल ख़राब हो जाएगी, है ना, रिप्रोडक्टिव इम्पेयरमेंट हो जाएगी, ओके। थायराइड ग्लैंड है, वो थायरोक्सिन T3 वाले और T4 वाले जो हार्मोन होते हैं वो देखती है,
वो सिक्रीट करती है या सिंथेसाइज करती है, ठीक है। प्रोटीन इन इट्स नेचर होते हैं और जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब गाइटर वगैरह हो जाता है डिफिशिएंसी और वो सारी चीज़ें अगर होती है तो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टेबल्स पढ़ लेनी है। पैराथायराइड क्या है, पैराथायरोन नामक हार्मोन रिलीज़ करती है, ठीक है। प्रोटीन है, ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। पेनक्रियास का आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का एंडोक्राइन पार्ट है। बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन को सिक्रेट करती है। अल्फा सेल ग्लूकागोन को सिक्रेट करती है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो कम हो गया, ठीक है, तो ग्लूकोज डाउन चला गया बेसिकली, ठीक है। और जो ग्लूकागोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे हार्मोन और उनके प्राइमरी फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है हमारा किडनी के ऊपर वाला जो ग्लैंड है, वो आपका एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल मतलब हार्मोन सिक्रेट करता है। स्टेरॉयडल हार्मोन है ये क्या क्या मैनेज करता है, ये आपका सॉल्ट वाटर लेवल बैलेंस मैनेज करता है, ग्लूकोज लेवल मैनेज करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपका रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टेबल पूरी याद रखनी है। एड्रेनल मेडुला आपके 2 हार्मोन रिलीज करती है, कैटेकोलामाइन बोलते हैं जिसे, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। तो ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स वाले जो हार्मोन है ना, हार्ट बीट तेज करना, रेस्पिरेशन तेज करना, मेटाबॉलिज्म तेज करना, है ना, वेजोडाइलेशन, वेजोकॉन्ट्रिक्शन, ये सारी चीज़ें ये डील करते हैं। तो बेसिक आइडिया तो हम लोगों को पहले से ही होता है, बट हम एक मतलब रिवाइज करने के लिए ऐसे झलक याद कर सकते हैं। उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट कभी पूछ लिया तो सॉल्व कर पाओ, इतना तो आना ही चाहिए। टेस्टिस क्या है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह सिक्रेट करते हैं, जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे प्यूबिक हेयर आना, दाढ़ी आना, आवाज़ भारी होना, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल या कॉर्पस लुटियम होते हैं ना, वो भी प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ करती है, ठीक है। मैं पढ़ाऊँगा इस चीज़ को, ठीक है। उससे भी मतलब ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन और सिक्रीशन, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इस तरह से ये इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखें, ये आप सारे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है, जैसे TSH, ACTH, है ना, FH, LH, एटलीस्ट नाम इनके याद होने चाहिए और इनका क्या क्या रोल है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको अलग से पढ़नी है, इसमें तो मैंने थोड़ा बहुत बताया है, वो आप देख लीजिएगा, बट जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अच्छे से अलग से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या है, 2 हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एंड ATH, एंटी डायरोटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, मिल्क को निकालना या डिलीवरी के टाइम जो यूटेरस होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाना, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन का काम होता है, तभी बच्चे की डिलीवरी हो पाती है। वेसोप्रेसिन या ADH का काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स द वाटर एंड द सॉल्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी, ठीक है। मैंने बताया था DCT के अंदर कंट्रोल्ड जो आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पे इसका रोल होता है, ठीक है। और इसका सिक्रीशन कम होगा तो कुछ भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और वाटर बहुत ज़्यादा पॉलीयूरिया हो जाएगा, यूरिन बहुत ज़्यादा पास आउट होगा, इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, मान लो कोई ऑर्गन है, मान लो स्टोमक का पार्ट है या इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो यहाँ पे कोई चीज़ बनी और वो यूँ जाके फिर यहाँ पे सरफेस पे रिलीज़ होगी, फिर खाना वाना आएगा, रिएक्शन होगी, इस तरह से चीज़ें होगी। बट एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या है, यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है वो तुरंत ही ब्लड के अंदर चलेगी, हार्मोन एक्ट्स ऑन द ब्लड, सीधे वहीं पे जो भी वेन नियर बाई जा रही थी उसमें चलेगी। ये क्या है, उस ऑर्गन में जाके काम करती है, जो हमारी एंजाइम वाली चीज़ें हैं। थोड़ा सा बात करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधक क्षमता वाला जो है ना हमारा इम्यूनिटी वाला सिस्टम, जो एबिलिटी देता है बॉडी को टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस, ठीक है, वो इम्यून सिस्टम होता है। तो 2 तरह का इम्यून सिस्टम होता है, इनेट इम्यून सिस्टम और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला सिस्टम, ठीक है। इनेट का मतलब होता है जो बच्चा जब बॉर्न होता है तब से ही चालू हो जाता है, और ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे कि इनेट इम्यून सिस्टम में क्या है, फिजिकल बैरियर है, स्किन है, हमारे हेयर है, नोज़ में भी हेयर होते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते अनवांटेड बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल जिनमें बैक्टीरिया हो सकते हैं वो अंदर जाए, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, स्टोमक के अंदर एसिड होता है, ठीक है,
टीयर्स के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं कुछ, है ना, डिग्रेडिंग एंजाइम्स। सेलुलर बैरियर्स होते हैं, जैसे कि ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, WBCs होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, जो कि स्पेसिफिक नहीं है, सारे इंडिविजुअल को बचपन से मिलती है, ठीक है। बट कुछ होती हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो कि इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद जो मिलती है, ठीक है। ये कैसे मिल सकती है? या तो उसे कोई इन्फेक्शन हुआ जिससे वो लड़के उससे पावरफुल बन गया, ठीक है, या फिर हमने उसे एक आर्टिफिशियल इन्फेक्शन दिया, यानी कि वैक्सीनेशन दी कराया उसका, तो जिसके अगेंस्ट उसने एंटीबॉडी बना लिया और अब वो उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट कर पाता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब देखो, जहाँ पे लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन, द ऑर्गन वेयर origin, maturation and proliferation of lymphocyte takes place are known as lymphoid organ, ठीक है। तो lymphoid organ जहाँ पे lymphocyte जो है हमारी WBC जो है वो या तो mature होती है, जर्मिनेट करती है, या आपका प्रोलिफरेट करती है। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी कौन सा होता है? आपका बोन मेरो है, जहाँ पे बन रही है लिम्फोसाइट, या मेच्योर हो रही है थाइमस, ये दो जगह है, ठीक है। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन अदर, जैसे लिम्फ नोड हो गए, स्प्लीन हो गए, टॉन्सिल हो गए, ये सारे सेकेंडरी हो गए। प्राइमरी में 2 याद रखने, 1 2, सेकेंडरी में 1 2 3 4 5 ऐसे याद रखने। चलो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, जो कि बेसिकली सारे सिस्टम को एक तरह से कोऑर्डिनेट करके चलाता है। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम एक ही चीज़ है। 2 तरह का पार्ट है इसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो नर्व वाली चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। नर्व 2 तरह की होती है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। क्रेनियल नर्व होती है जो कि ब्रेन के क्रेनियम से निकलती है। स्पाइनल नर्व मतलब जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, ठीक है। फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो 2 तरह की होती है, एक एफेरेंट होती है, सेंसरी एक नर्व होती है जो मतलब सिग्नल लेती है, मतलब मेरे को छुआ, मेरे को पता चला, ठीक है, तो वो हो गई एफरेंट नर्व। एक होती है मेरा कोई हाथ चला रहा था, मुझे पता चला, तो वो एफरेंट हो गई, बट मैंने जब हाथ हटाया वो मोटर हो गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन 2 हुई, और अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, क्रेनियल से मतलब क्रेनियम जो ब्रेन से ओरिजिन हुई है उसे हमने बोला क्रेनियल नर्व। स्पाइन से जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हुई है उसे मैंने बोला स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक क्लासिफिकेशन। अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो नर्व सेल या न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, ठीक है, क्योंकि इनसे ब्रेन की है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। पूरे नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है, नर्व सेल इस तरह का आपको दिखेगा जो, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स ये जो बाहर निकल रही है डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये एक्सोन है, ये लंबा वाला एक्सोन है, और ये सेल बॉडी है आपकी, ये सेल बॉडी, ठीक है। और नर्व सेल ना अंडरगो नहीं होती, सेल डिवीज़न नहीं होता इसमें, ठीक है। मतलब ये जितनी बन गई एक बार उतनी बन गई, फिर ये बहुत डिवाइड नहीं करती है कि मल्टीपल मतलब फॉर्म्स बन जाएं इसकी। वंस फॉर्म्ड दे डू नॉट डिवाइड टू इंक्रीज देयर नंबर, ये डिवाइड नहीं करती, एज दे डू नॉट कंटेन सेंट्रियोल्स। मैंने बताया था साइटोस्केलेटन में हम का पार्ट है सेंट्रियोल्स, वो साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन है उसमें इन्वॉल्व होता है ना, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में इन्वॉल्व होता है। अब जब यही नहीं है तो सेल डिवीज़न कैसे होगा? साइनेप्स क्या है? साइनेप्स एक स्ट्रक्चर है जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल पास करने का काम आता है, ठीक है। जैसे ये न्यूरॉन है ना, इसने अपने एक्सॉन से इस वाली न्यूरॉन को सिग्नल पास कर दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड साइनेप्स। बीच में जो भी रिलीज हुआ उसे बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, गाबा हो सकता है, एसिटिलकोलिन हो सकता है, कोलिनर्जिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, माइलिन शीथ होती है, जैसे मैंने बताया था, ये देखो ये यहाँ पे माइलिन थी, ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है। वो क्या है, इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ आयन बिटवीन एक्सोप्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। देखो ऑब्वियसली ये सेल है तो बाहर कोई फ्लूइड होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड,
तो इनके बीच में कुछ एक्सचेंज ना हो तो उसके लिए एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। इसमें क्या है, लिपिड रहता है, वो एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर। ठीक है, तो बाहर कुछ आयन मतलब इधर उधर ना हो जाए तो इम्पल्स गड़बड़ हो जाएगा। तो आयंस पे बेस्ड है ये, थोड़ा आयंस का मूवमेंट इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। तो ब्रेन के पार्ट देख लीजिए, 3 पार्ट मोटे मोटे देख लीजिए। पीछे जो रहता है छोटा सा वो सेरेबलम रहता है। सेरेब्रम के काफ़ी सारे लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब। ठीक है, और एक ब्रेन स्टेम रहता है जिससे मेडुला ओब्लांगेटा और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह वो सारी चीज़ें फिर नीचे निकल जाती है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी करिए, बट प्लीज़ इसे फॉलो करिए। ठीक है, तो सेरेब्रम का काम होता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल करना बॉडी को और बैलेंस संभलना, मतलब लड़खड़ाए ना, तो वो सेरेब्रम। तो अल्कोहल जब होता है वो हमारे सेरेब्रम पे असर करता है, बिकॉज हम लड़खड़ाते हैं, हमारा कंट्रोल लूज होने लगता है। ठीक है, सेरेब्रम के कई सारे लोब्स होते हैं, जैसे ऑक्सीपिटल लोब विजन को टैकल करता है, पैराइटल लोब टेस्ट, टच और टेम्परेचर को टैकल करता है, फ्रंटल लोब जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन को टैकल करता है कि मुझे यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, प्लानिंग हो गई है ना, एग्जीक्यूटिव हो गया, मैं मैथ सॉल्व कर दी, कोई काम इधर से उधर कर दिया। ठीक है, और टेम्पोरल लोब होता है वो हेयरिंग को, सुनने को, मेमोरीज हो गई, भाषा जो हमें आती है उसको देखता है। ठीक है, और ब्रेन स्टेम क्या है, वो ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये सब फंक्शन आप अपनी आँखों में कैसे भी, मुझे नहीं पता, कैसे भी बसा लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। विच ब्रेन लॉब इफ़ इंजर्ड कैन कॉज मेमोरी लॉस, हियरिंग लॉस। ठीक है, तो हमने बताया था मेमोरी एंड हियरिंग का है, टेम्पोरल लॉब है, तो ये डैमेज हो गया तो बेसिकली ये सबका लॉस हो जाएगा। तो टेम्पोरल लॉब लगा दो इसमें, आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, भले ही मतलब वीडियो लंबा हो रहा है या मतलब काफ़ी चीज़ें आपको नहीं समझ आई हो इसमें, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी मतलब शुरू से पढ़ने वाला चीज़ है। ये क्रैश कोर्स में मुझे नहीं डालना चाहिए था, बट क्योंकि इतना तो पढ़ा दूँ कि एटलीस्ट अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सको। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस। वो फ़ोटो ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में बात करें तो ब्रेन की बात आ गई थी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है ब्रेन हमारा। ठीक है, ये सारे ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के चलता है, लंग्स, किडनी, है ना, अपने अकॉर्डिंग। ब्रेन की बेसिकली कवरिंग रहती है काफ़ी सारी, है ना, तो उसको हम बोलते हैं मेनिंजस। ठीक है, तो स्कल तो रहता ही है, स्कल के बाद हमारा मेनिंजस भी रहता है, जिसे ड्यूरामेटर, एरेकोनॉइड मैटर और पायामेटर कहते हैं। जो मेनिंजस लेयर्स हैं 3 होती है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ना। ओके, तो सबसे पहले क्रैनियल नर्व्स की बात करते हैं। ठीक है, क्रैनियल नर्व्स आर सेट ऑफ 12 नर्व दैट सेंड्स सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल बिटवीन ब्रेन, हेड, फेस, ट्रंक। तो बेसिकली अपर टोर्सो होता है ना, मतलब जो हमारे चेस्ट से ऊपर वाला एरिया है, जो नेक है, फेस है, हेड है, तो ये वहाँ पे ना सिग्नल भेजती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे और क्या क्या फंक्शन ये करती है, वो मोस्टली ऑल फैक्ट्री, जैसे स्मेल वाला फंक्शन वो करा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इज ए लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है, इन लोअर ब्रेन स्टेम, ठीक है, टू द वर्टेब्रल कॉलम बैकबोन ऑफ ह्यूमन। तो बेसिकली मैंने बताया था ब्रेन का एक सेरेब्रम रहता है, एक ब्रेन स्टेम रहता है, वहाँ पे मेडुला ओब्लांगेटा रहता है। ठीक है, उससे नीचे से ऐसे करके ये वर्टेब्रल कॉलम में होते हुए एक स्पाइनल कॉर्ड निकली होती है। ठीक है, वो सारे काम होते हैं, मोटर भी काम करती है, सेंसरी, सब तरह के सिग्नल्स वो मैनेज करती है। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी में 31 पेयर ऑफ स्पाइनल, अब उनसे ना कुछ नर्व्स भी निकलती है जो पूरे मतलब हर जगह फैली होती है इस तरह से। ठीक है, पूरे बॉडी के उसमें, तो वो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है, जो कि ईच साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, मतलब जैसे वर्टेब्रल कॉलम इधर है तो एक उधर को निकलेगी, एक इधर को। तो इस तरह से ये पूरे बॉडी में मतलब पूरे सिस्टम को कवर करती है, लंबी लंबी रहती है वो। ठीक है, और 31 पेयर होती है। बात करते हैं हम मेनिंजस की। ठीक है, मेनिंजस क्या है, इंपॉर्टेंट लेयर, जैसे कि ड्यूरामीटर, है ना, पायामीटर, एरेकेनॉइड मीटर, ये सब।
तो ड्यूरामीटर जो है वो नॉन वास्कुलर है, ठीक है, एंड डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ ब्रेन इन द क्रेनियम। तो बेसिकली ब्रेन के अंदर दिमाग इधर उधर ना हिले, तो दिमाग को चिपका के रखती है, वो होती है ड्यूरामीटर। ये देखो, ये है ट्रांजैक्शन। अगर खोपड़ी को हम ऐसे काटे ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा, तो ऊपर तो बोन ऑफ स्कल आएगा, फिर आएगा आपका ड्यूरामीटर, ठीक है, फिर आएगा आपका एरेक्नॉइड मैटर, फिर आएगा आपका पाया मैटर, फिर जो है आपका एक्चुअल में ब्रेन आएगा। तो बेसिकली काफ़ी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, ठीक है। अब सब ड्यूरल स्पेस किसे बोलते हैं? ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है, ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड के बीच में स्पेस है, उसे बोलते हैं, ये है हमारा सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। अब एरेक्नॉइड मैटर और पायामीटर के बीच में जो स्पेस है ये वाला, इसे बोलते हैं हम सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। एरेक्नॉइड मैटर और पायामीटर के बीच में इस स्पेस में एक फ्लूइड रहता है, उसे हम बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये बेसिकली ब्रेन को शॉक्स वगैरह से ऐसे कुशनिंग एजेंट या प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफ फूड और मटेरियल, गैस, वेस्ट और ये सारी चीज़ों के लिए, जैसे एक तरह से ये ब्रेन का ब्लड बोल सकते हो आप, जो CSF है, ठीक है। और पायामीटर जो है वो थिन होती है, इंटरनल होती है और हाईली वास्कुलराइज्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका जो टिश्यू है वो कनेक्टेड है ना, जिसमें ब्लड सप्लाई है, सर्कल ऑफ विलेज से सप्लाई होती है ब्रेन की, ठीक है। फिर ये हाईली वास्कुलर है जो पायामीटर है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नर्व्स पेयर इमर्जेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल नर्व्स की बात हो रही है, तो 31 पेयर्स है, ठीक है, 31 पेयर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। CSF इज़ फॉर्म्ड बाई, CSF बनाता कौन है? कोरेट प्लेक्सस, ये भी ब्रेन का एक पार्ट है। वेंट्रिकल्स बोलते हैं, सिचुएटेड इन वेंट्रिकल्स, ठीक है। कोरेट प्लेक्सस क्या है? टफ्ट, मतलब एक गुच्छा है कैपिलरी का, जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वहीं से ये CSF फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये, कि CSF कहाँ से बनता है। तो अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। देखो, आफ्टर द ऑल सेटिस्फेक्शन कि भाई सब सही से काम कर रहा है, डाइजेशन सही से काम कर रहा है, हार्ट सही से काम कर रहा है, वी वांट टू मेक मोर लाइक अस, ओके, प्रोजेनी, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, ठीक है। तो इसमें मेल का अलग रहता है, फीमेल का अलग रहता है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस है, जो बनाता है आपका स्पर्म्स बनाता है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? डक्ट सिस्टम है, जिससे हमारा सीमेन वाला पार्ट आता है, सेमाइनल प्लाज्मा वाला पार्ट आता है, ठीक है। जो भी ग्लैंड्स हो गई, जो कि न्यूट्रिशन देने वाली चीज़ें होंगी, वो सब। एक्सटर्नल जेनेटिलियम हमारा पेनिस आता है, ठीक है, जो कि एक मतलब ऑर्गन है। तो यू कैन से टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, सपोज लैग है, ठीक है, और ये एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पे चेस्ट है, यहाँ पे कुछ भी, मतलब यहाँ पे हेड है, ठीक है, ये बंदा है। तो इसके बाहर रहेगा, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है जो टेस्टिस है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि स्क्रोटम जो है ना, जिसमें टेस्टिस कवर रहता है, उसको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। बॉडी टेम्परेचर सपोज 37 है अंदर, तो इससे चाहिए लगभग 35 के अराउंड, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है। तभी मेंस लोग जो है ना, वो लेग ऐसे वाइड करके बैठते हैं हर जगह, बिकॉज नेचर ने ही उनको इस तरह से सिखाया है। हम बेसिकली दे आर नॉट द बैड गाय, बट उनको नेचर ने ये बताया कि वो लेग्स वाइड करके बैठे, ताकि हीट वहाँ पे कम हो और स्क्रोटम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, ठीक है, विच इज़ लोअर फ्यू डिग्रीज फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड सेमनिफरस ट्यूब्यूल। तो जैसे कि न्यूरॉन हमारी ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसी तरह से सेमनिफरस ट्यूब्यूल है, और टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेमनिफरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल्स होती है मेनली, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर बाद में जाके स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनती है, ठीक है। तो सर्टोली सेल क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इसको, स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल को, ठीक है।
अब देखो जैसे क्या होता है कि दो सेल्स हैं, सर्टोली सेल या जर्म सेल कोई भी है, उनके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है कुछ भी, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट जो रहता है, तो टिश्यू के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, वहाँ पे लिडिक सेल मिलती है, ठीक है। लिडिक सेल क्या करती है, सिंथेसाइज और सिक्रीट करती है मेल सेक्स हार्मोन कॉल एंड्रोजन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन मेन पार्ट प्ले करता है, ठीक है। तो द स्पेसेस कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल हैव कनेक्टेड टिश्यू विच इंक्लूड ब्लड वेसल एंड लिडिक सेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लिडिक सेल्स कहाँ होती है, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, बिकॉज ये उस इंटरस्टिशियल स्पेस में रहती है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें तो पेनिस जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया है इन द मेल, मेड अप ऑफ द स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू कॉर्पस कैवर्नोसम। इट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस व्हेन फेसिबल टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स के काम आता है ये। अब देखो सेमन क्या है, सेमन दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक तो स्पर्म, ठीक है, जो कि टेस्टिस प्रोवाइड करेगा, और एक है सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, जिसमें वो स्पर्म रहेगा, न्यूट्रिशन लेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो जो असेसरी ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, वो ये सेमाइनल प्लाज्मा प्रोवाइड करेगी, जैसे कि सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बुल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। वो सारा एक पेयर इसका है, एक पेयर इसका है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो करता है वो सेमाइनल वेसिकल करती है ना, 60 to 70% जो है सीमेन का वॉल्यूम, सेमाइनल प्लाज्मा का वॉल्यूम यहाँ से आता है। सबसे कम जो आता है ये बुल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड से आता है, टेस्टिस से भी बहुत थोड़ा सा आता है, प्रोस्टेट से काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये मतलब इतना कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आता है सेमिनाइल प्लाज्मा में, वो बता रखा है, ठीक है। इन सब के जो सिक्रेशन है वो कलेक्टिवली उन्हें बोला जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। ये रिच होते हैं फ्रक्टोज में और कैल्शियम में, ठीक है, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम में, जो कि एज ए न्यूट्रिशन के लिए भी काम करता है फॉर द स्पर्म सेल्स। अब जैसे यहाँ पे पूरा बन गया और सारी चीज़ें हो गई, ये है आपका एपिडिडिमिस, ये स्टोर करता है स्पर्म को और मैच्योर करने में हेल्प करता है, सो दैट दे कैन फर्टिलाइज द एग्स, ठीक है। अब ये पार्ट जो लंबा सा ट्यूब लेके जा रहा है उसे, वहाँ पे इसे बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, ट्यूब्स दैट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडिमिस टू यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में जैसे यूरिन पास आउट होता है, उसी तरह से सब लोग अपना अपना डाल के यहाँ से फिर स्पर्म पास आउट हो जाएगा ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सॉल्व करिए, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस बाय द लेडिक सेल्स, ये हमने पढ़ा है अभी, इसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। अब इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि जो फीमेल है हमारी, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरीज है, जो कि ओवम बनाती है, लार्जेस्ट सेल, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है डक्ट सिस्टम, जैसे फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे इम्प्लांट होगा, सर्विक्स और वजाइना। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या आएगा आपका, जो ओपनिंग ऑफ वजाइना है, लेबिया माइनोरा, मेजोरा, हाइमन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड आएगी, है ना, मिल्क फीडिंग वगैरह, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के लिए, तो रिलेटेड टू बेबी फॉर्मेशन सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ अ 28 डे साइकिल। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है उसे मिनार्की बोलते हैं, प्यूबर्टी इन द ह्यूमन फीमेल में स्टार्ट होती है, उसे मिनार्की बोलते हैं। और जो लास्ट या स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है एट द एज ऑफ 40 और 50 ईयर, दिस इज कॉल्ड मेनोपॉज, ओके। तो मेंस्ट्रुएशन फेज, बेसिकली मैं मेंस्ट्रुएशन फेज से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो द साइकिल स्टार्ट विद दिस फेज, द मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुएशन लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, बेसिकली ब्लीडिंग होती है फीमेल को। उसमें क्या है, एंडोमेट्री लाइनिंग का ब्रेक डाउन होता है ऑफ द यूटेरस, यूटेरस जैसे ऐसे है ना, यूटेरस की वॉल होती है, उसका ब्रेक डाउन अगर होता है तो ब्लड और जो ओवम जो है वो ख़राब हो गया है, अनफर्टिलाइज ओवम में, वो सारा पास आउट होता है। ऑन द फॉलिकुलर फेज की बात करें तो इस फेज़ में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है ओवरी, वो ग्रो कर जाती है और बिकम द फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल, ठीक है, फॉलिकुलर फेज में।
द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस इज रीजनरेटेड, जो ये खराब एंडोमेट्रियम थी वो रीजनरेटेड हो गई बाई प्रोलिफरेशन ऑफ इट्स सेल्स। ठीक है, इसमें क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच एलएसएच और ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अब आता है 14 डे में ओव्यूलेटरी फेज आता है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ना, वो सबसे पीक पे होता है। ठीक है, ये इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ मेच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल्स को। जैसे ये ओवरी वाला पार्ट है, यहाँ पे कोई एक ग्राफियन फॉलिक्यूल है मेच्योर, वो रप्चर करके बाहर आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब जो बचा हुआ स्पेस है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम में। ठीक है, वो बात आता है आपका लुटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द रप्चर फॉलिक्यूल, अब जो ये रप्चर्ड फॉलिक्यूल है ट्रांसफॉर्म हो जाती है कॉर्पस लुटियम में, जो कि सिक्रीट कर देगा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि नीडेड होगा मेंटेन द एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम बहुत थिक हो जाएगी फॉर फर्टिलाइजेशन, बट फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। ठीक है, बट अगर नहीं हुआ तो मतलब वैसे ही अगेन वहीं से रिपीट हो जाएगी। अगर हो गया तो क्या होगा, तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन होगा तो कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। तो कॉपुलेशन के टाइम में सीमेन को पेनिस वेजाइना में रिलीज़ कर देता है, जिसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, अब मोटाइल स्पर्म है वो मूव करेंगे थ्रू सर्विक्स, है ना, एंटर करेंगे यूटेरस में और एम्पलरी स्टमक जंक्शन में पहुंचेंगे फैलोपियन ट्यूब की, जो कि है इधर यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, अब ओवम जो है वो यहीं पे वेट करता रहता है रिलीज़ होने के बाद। ठीक है, तो वहाँ पे जाके दोनों मिलके जाइगोट बना देते हैं। एम्पलरी स्टमक जंक्शन पे दोनों जाके फ्यूज़ हो जाते हैं और जाइगोट बना देते हैं। फिर फर्दर एम्ब्रायो वगैरह बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एम्पलरी स्टमक जंक्शन जो है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की बात करते हैं हम। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब होता है स्किन वाला जो सिस्टम है। तो स्किन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, पूरे को कवर कर रखा है। 2 लेयर का बना होता है, आउटर एपिडर्मिस रहती है और एक इनर डर्मिस रहती है लेयर। एपिडर्मिस में फिर फर्दर 5 लगभग लेयर्स हैं। ठीक है, जिसमें आउटर मोस्ट जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम है, जिसमें कैरेटिन वगैरह रहता है। ठीक है, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम को क्लीन लेयर बोलते हैं क्योंकि उसमें डेड सेल रहती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट रहती है। ठीक है, इसी तरह से ग्रैन्युलोसम, स्पाइनोसम एंड बेजल लेयर रहती है जो कि डीपेस्ट लेयर रहती है, जहाँ पे मेलेनिन रहता है। मेलेनिन फॉर्म होता है बेसिकली, फिर वो फ्यूज़ वगैरह होकर ऊपर भी आ जाता है, बट जो फॉर्मेशन या मेलानोसाइट प्रेजेंट रहती है वो डीपर्स लेयर्स में रहती है। ठीक है, तो 5 लेयर ऑफ एपिडर्मिस याद कर लीजिएगा विद नेम, है ना, पूछेगा इनमें से कौन सी नहीं है तो बता पाएंगे। इनर डर्मिस है वो तो फिर कनेक्टेड टिश्यू लेयर या कोलेजन फाइबर वो सारी चीज़ों का बना होता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से कुछ रहता है, एपिडर्मिस ऊपर, फिर डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू जहाँ पे फैट और वो सब चीज़ें भी रहती है, और फिर आपका मस्कुलर पार्ट आ जाता है। अब अपेंडेजेस का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ स्किन, बोल सकते हो आप इसे, एक्सटेंशन, है ना। तो जब हम बात कर देंगे ये हाथ ख़राब हो गए तो हम नॉट इंक्लूड करते हैं हेयर को भी, नेल्स को, स्वेट ग्लैंड्स को। तो ये सब क्या है, हेयर फॉलिकल विद हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड, ये भी अपेंडेजेस है स्किन के। स्किन के एक तरह से एक्सटेंशन बोल सकते हैं, है ना। हम इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, हमारे शरीर से पसीना आता है, हम नहीं बोलेंगे कि हमारी स्किन का पार्ट नहीं है ये, है ना, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स तो वहीं पे स्किन से ही रिलेटेड है ना। सेबेशियस ग्लैंड ये एक फ्लूइड सिक्रेट करता है, सीबम बोलते हैं इसे, सीबम। सीबम क्या है, इसे ऑयली सब्सटेंस, फ्री फैटी एसिड है इसके अंदर। सीबम एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एक्शन होता है इसका। ठीक है, इट प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ स्किन बाई बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये भी हमारे स्किन का एक तरह से एक्सटेंशन है या अपेंडेजेस है। तो इनके नाम याद रख लीजिए, क्वेश्चन आया था। तो कलर ऑफ स्किन 2 फैक्टर डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक तो हीमोग्लोबिन और एक पिगमेंटेशन कैसा है ना, दैट इज़ मेलानोसाइट का रोल क्या आ जाता है। तो सेल ऑफ स्किन कंटेन है ब्राउन पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन। मेलानिन क्या है, ब्राउन पिगमेंट है जो कि कलर ऑफ द स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेलानोसाइट से सिक्रेट होता है। इट मेनली प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या फिर बेसल, तो सबसे डीपेस्ट लेयर थी ना एपिडर्मिस की उसमें।
और स्पाइनोसोम में सेकेंड डीपेस्ट वाली भी है, ठीक है। आफ्टर सिंथेसिस दिस पिगमेंट स्प्रेड थ्रू द सेल्स ऑफ अदर लेयर, फिर ये ऊपर चढ़ने लगता है। और डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन अगर होती है तो एल्ब्यूमिनिज्म करके होता है। आपने देखेंगे वाइट वाइट करके कुछ लोग होते हैं, अब नॉर्मली जो वाइट दिखते हैं ना, तो उसमें यही एल्ब्यूमिनिज्म हो जाता है। और अगर मेलानोसाइट ही ख़राब हो गई है या पार्शली नॉन फंक्शनल है तो विटिलिगो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी मतलब पिगमेंटेड रिलेटेड डिजीज़ है। ग्लैंड्स होती है स्किन में दो तरीके से, एक होती है स्वेट ग्लैंड, एक होती है सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का मेन रोल क्या रहता है, थोड़ा सा मतलब वेस्ट सिक्रीट करना, या फिर यू कैन से बॉडी टेम्परेचर होम्योस्टेसिस मेनली सबसे ज़्यादा। बॉडी गर्म है तो पसीना आएगा, ठंडा करेगी, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो ये दो ग्लैंड्स रहती है और ये पिगमेंटेशन का रोल इससे रहता है। हीमोग्लोबिन में क्या है, पेल होगा हीमोग्लोबिन, अगर कम है तो शरीर पीला पीला या कम रेड दिखेगा। पिंक होगा जब वेजोडाइलेशन होगा, जिसे हम ब्लशिंग भी बोलते हैं, ब्लड स्किन में आ जाता है, रेड 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 और पिंकिश फेस हो जाता है, ठीक है। ब्लूइश क्या है, जब हमारा हीमोग्लोबिन बहुत कम है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन अगर प्रेजेंट है तो ब्लूइश नीला पड़ने लगता है शरीर, है ना, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं रहा है ब्लड के अंदर, CO2 मर गया है, ठीक है। स्किन के फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट तो करता ही है ऑब्वियसली। सेंसरी फंक्शन है, कोई छुएगा तो स्किन पे छुएगा पता चलेगा। स्टोरेज फंक्शन है, मतलब स्किन के नीचे बीनीथ लेयर में फैट्स वगैरह स्टोर होता है। सिंथेटिक फंक्शन है, विटामिन D वगैरह सिंथेसाइज करता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, गर्म होता है तो पसीना आ जाता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर वगैरह और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखता है, ठीक है। एक्सक्रेटरी फंक्शन में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी अगर कुछ होते हैं तो वो निकाल देता है, ठीक है। दीज आर द रोल्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड एज एन एपिडर्मल अपेंडेजेस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वोत्तर प्राणी संरचना को एपिडर्मल उपांग मतलब बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा उनका पार्ट है ना, के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो वो है आपका C, हेयर, ठीक है। मैंने बताया था ना, हेयर हो गया, नील हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स है हो गई, तो वो याद रखिए, क्वेश्चन बनाता हूँ वहाँ से, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द टुडेज़ वीडियो, द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो वीडियो ये थोड़ा बड़ा हो गया है, मे बी आपको कुछ चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से नहीं पढ़ाई है, क्योंकि गाइस ये क्रैश कोर्स है। डिटेल में आपको पता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी कितना बड़ा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये 2-2.5 घंटे में उतनी ही चीज़ें डाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, नहीं आया हो तो भी आपको ये सारी चीज़ें खुद से भी पढ़नी है, और मैं तो PDF आपको ये प्रोवाइड कर ही दूँगा, ठीक है। तो कुछ भी इसमें से छोड़ना नहीं है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं समझ आया रट लेना, मेरे से दोबारा पूछ लेना व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, बट इसे प्लीज़ पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो 3-4 जनवरी को हमारा पैरासाइट और सीरोलॉजी कवर होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।